हम लोग है ना काफी सारी चीजों में जिद करते हैं और बहुत फालतू चीजों में जिद करते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच की जिद आपने देखी होगी जो लोगों को डिवोर्स तक लेकर चली जाती है। बच्चों के साथ लोग जिद कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में कौन सा खाना और कौन सी सब्जी मंगानी उसमें भी जिद कर लेते हैं। यहाँ तक जिद कि सगे भाई से बात नहीं कर रहे क्योंकि उसने हमने शादी पे इन्वाइट नहीं किया था। ये सारी जिद कर रहे हो तो एक काम करो ना, जिद को पॉजिटिवली भी तो यूज करके देखो। चाय छोड़ने की जिद कर लो, सैलड खाने की जिद कर लो, एक्सरसाइज की जिद कर लो। ऐसे कितने सारे मल्टी मिलियनर है जिनको इंडियन गवर्नमेंट देश में वापस लाना चाहती है, जिन लोगों का पैसा लेकर गए हैं उनको गवर्नमेंट नहीं ला पाई अभी तक वापस। और आप ये कह रहे हैं कि भी हस्बैंड रोक रहा है, सासू माँ रोक रही है, बच्चे रोक रहे हैं। हमारे घर में जो डॉग है, अभी लियो आया था, आपने खुद देखा है कि उसको मुझे 2 दिन 4 दिन लगे थे सिखाने के लिए सिट, हफ्ता भर लगा था सिखाने के लिए शेक हैंड, और शायद 1 आध महीना लगा कि भी गंदा कहाँ पर करना कहाँ पर नहीं करना। स्टोरी मैं बताना चाहूंगी बिकॉज आप उसके ऊपर बहुत बातें करते हैं। मैंने मैनिफेस्टेशन आपसे सीखा है। आई रिमेम्बर 2011 में मैंने आपका एक और प्रोग्राम किया था, उसमें आपने अपना घर बन रहा था, जो अभी का घर है वो घर बन रहा था, जो 60,000 स्क्वायर फीट का बताया आपने वो वाला। और आप हाउस टूर, मतलब वो जमीन ही थी बट आप ऐसे सब पार्टिसिपेंट्स को, मैं एज अ पार्टिसिपेंट जब आई, सबको आप दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पर हम ये प्लान कर रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड बनेगा, ये पूरा एक प्ले एरिया बनेगा वगैरह वगैरह, सब आप दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, तो आप विजुअलाइज करवा रहे हैं हमें कि देखो ऐसा 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 होगा, एंड वी वर वेरी हैप्पी। उस दिन मैंने एक थॉट दिया था, काश मेरा भी कभी ऐसा घर हो। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं तो मुझे लगता है मेरे मैनिफेस्टेशन से आपका मैनिफेस्टेशन ज्यादा पावरफुल था। नहीं, आपने सिखाया। लोगों को ये समझना जरूरी है दैट अभी तक हमने जितना अपने ब्रेन को यूज किया है, दैट्स नॉट मोर देन 2%, 98% इज ग्रे मैटर। उनको लगता है कि मैं जो सोचूंगा वो हो जाएगा, बट हो नहीं पा रहा और फिर ब्लेम करते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो वर्क नहीं करता। एक्सपीरियंस में आपने क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती जो लोगों को पता ही नहीं, जो मैनिफेस्टेशन में वो कर रहे हैं, वो है दूसरों के लिए रखना। अगर कोई इंसान 4 साल की उम्र में मेडिटेशन, 6 साल की उम्र में सबकॉन्शियस माइंड, 14 साल की उम्र में भगवत गीता, स्पिरिचुअलिटी, ये सारा नॉलेज सीख कर लोगों को सिखाना शुरू कर दे बहुत ही कम उम्र में, तो आपका एक थिंकिंग, आपका बिलीफ, आपका माइंडसेट, आपकी आइडेंटिटी एक अलग ही लेवल पर बन जाता है। मैं आज एक ऐसे इंसान के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ जो मेरी लाइफ के सबसे बड़े इंस्पिरेशन हैं, मेरे मेंटर और मेरे हस्बैंड स्नेह देसाई। आपने उनको पहले ज़रूर देखा हुआ है मेरे ही पॉडकास्ट में, और वो लाइफ और बिजनेस कोच के रूप में पिछले 29 सालों से 2.9 मिलियन लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। उन्होंने सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, लोगों की सालों की बुरी आदतें और उनके थिंकिंग पैटर्न को शिफ्ट करने में इतने लाखों लोगों की हेल्प करी है। उनमें से एक मैं भी हूँ। आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने 2010 में उनको पहली बार अटेंड किया था, उनके चेंज योर लाइफ प्रोग्राम को। तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है, एंड आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल कि जब भी वो मेरे साथ आते हैं ऑनलाइन, स्पेशली आपके साथ कुछ बातें शेयर करते हैं, आई फील एब्सोल्युटली ब्लेस्ड। सो इस पॉडकास्ट को ज़रूर अंत तक देखिएगा। हमने क्या बातें करी है, कितना भी बोलूँ कम है, बट शॉर्ट में बताऊँ तो मैनिफेस्टेशन, आपके वाइब्रेशन को रेस करने को लेकर, आपके लाइफ में अगर कोई भी तकलीफ है उसे कैसे तुरंत ही ओवरकम कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर बात करी है, आपके लाइफ में जो भी गोल तक आप पहुंचना चाहते हैं कैसे आसानी से पहुंच सकते हैं, सभी के ऊपर हमने बात करी है। और कुछ ऐसी बातें हैं कि जो टुवर्ड्स द एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नए इंसान बन चुके हो। आई एम वेरी श्योर ये पॉडकास्ट आप अपने परिवार के साथ जब देखेंगे, एक पूरा शिफ्ट आप महसूस कर पाएंगे। मैक्सिमम लोगों के साथ इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर सुन सकते हैं। और हर शनिवार शाम को 7 बजे हम इस पॉडकास्ट को रिलीज़ करते हैं। उसे देखने के लिए फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। स्नेह, दूसरी बार हम पॉडकास्ट के लिए मिल रहे हैं। पिछला पॉडकास्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और रिक्वेस्ट कर रहे थे दूसरी बार मिलने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा प्रेशर है। नो, आई थिंक आप जो हो रियल लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि लोगों को जितना ज़्यादा आप जो मुझे सिखाते हैं अगर लोगों के साथ शेयर करें, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। पहला सवाल जो मेरा है, आपको देख के मुझे एक
फ्रेज ही याद आता है, एंड दैट इज होलिस्टिक सक्सेस। आपने हर एरिया में सक्सेस पाया है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, सोशली। तो मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? वैसे आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। जब हम कहते हैं रिचनेस, तो अभी तक रिचनेस को हमने मनी के साथ, सक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। बचपन से यही सीखा था कि भाई पढ़ाई करो, डिग्री पाओ, मेहनत करके नौकरी और अच्छा पैसा कमाओ। बट आई पर्सनली फील कि लाइफ के 7 पिलर्स होते हैं, और ये जो 7 पिलर्स है उसमें सबसे बेस जो है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो है हमारा फिजिकल हेल्थ। सेकंड लेवल पे आता है हमारा मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ। थर्ड इज़ रिलेशनशिप। फोर्थ इज़ हाउ आर यू यूजिंग योर टाइम। फिफ्थ है हमारा करियर या बिजनेस। छठा है पैसा, और अल्टीमेटली सातवां है कंट्रीब्यूशन। जब ये सातों पिलर्स के ऊपर आप उसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा 10 on 10, बट ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप 7 पर भी आ जाते हैं, 8 पर भी आ जाते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। बट लोगों की ज़िंदगियाँ कुछ ऐसी होती है जिसमें अगर आप ये 7 पिलर्स को समझ लीजिए कि लाइफ का एक व्हील है और स्पोक्स हम डाल दें, तो आप मुझे बताइए कि अगर 1 या 2 स्पोक टूटे हुए हैं या छोटे बड़े हैं तो क्या होगा? बस दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स लाइफ की। वहाँ पर वो लोग मे बी कोई सक्सेस में है, मतलब करियर वाले पिलर में आगे है, बट रिलेशनशिप वाले पिलर में बहुत पीछे है। कोई रिलेशनशिप में आगे है तो उसका मनी का पिलर कमज़ोर चल रहा है। मे बी लेट्स से कि उसका मनी का पिलर बहुत अच्छा हो सकता है, बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि शायद वो हेल्थ का पिलर बहुत नीचे के लेवल पर है, या मैं कहूँगा बहुत बिगड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप लाइफ को बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सोने के लिए जा रहे हैं तो जस्ट कि आपका बंगला है और तिजोरी भरी हुई है इसलिए नींद नहीं आने वाली है। हेल्थ ख़राब है, रिश्ते ख़राब है, तो नींद भी ख़राब होने वाली है। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग इट आउट, एंड प्रोबेबली द क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स एंड फैमिली कि उन्होंने मुझे काफ़ी कम उम्र से ये सारा एक्सपोजर दिया था। इसलिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे कोई एक सेक्टर में नहीं भागते रहना है। वो पागलपंती कि भाई 100 करोड़ के बाद 1000 करोड़, 10,000 करोड़। द क्वेश्चन इज उसके बाद जो लाइफ जीनी है उसमें रिश्ते है, परिवार है, हेल्थ है, ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग के अंदर भी अगर मैं फिट नहीं हूँ तो कितना ट्रैवल कर लूँगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो समझ सही वक्त पे मिली, एंड दैट वाज द रीज़न आई वाज एबल टू बैलेंस इट आउट। ब्यूटीफुल। मेरे हिसाब से आप जो लाइफ जी रहे हैं, आपकी जो उम्र है उससे 3 गुना ज़्यादा आपने जी लिया है। मतलब अगर जो 50 साल में लोग जीते हैं, आप 50 साल में 150 साल की ज़िंदगी जी लेते हैं। तो अब जो कॉमनली लोगों को देखते हैं, कौन कौन सी गलतियां देखते हैं? मतलब आपको देख के पता चल जाता है ना यार कि लोगों की बिलीफ में ये गलती है, या उनके अपब्रिंगिंग में ये गलती है, या पढ़ाई में ये चीज़ नहीं आई। तो क्या लगता है ज़िंदगी जीने के तरीके में टॉप 3 कौन सी ऐसी मान्यताएं या गलतियां हैं, मिस्टेक्स और मिथ्स जो लोग करते हैं? दिस इज़ अ वेरी वाइड क्वेश्चन, क्योंकि 3 हम हेल्थ पर भी कह सकते हैं, बिजनेस के लिए भी कह सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी कह सकते हैं। बट टॉप 3 जो मुझे लगता है ओवरऑल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है ऐसी कुछ गलत फहमियाँ या मिथ्स जिसके साथ लोग जीते हैं, उसमें नंबर 1, पीपल थिंक लाइफ हैज़ टू बी परफेक्ट। कि जब तक मैं परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे करियर का चुनाव नहीं करना, बिजनेस का चुनाव नहीं करना, रिश्ते का चुनाव नहीं करना। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं वो लोग सिर्फ जब 50% श्योर थे ना तब उन्होंने एक्शन लिया था। जो सुपर सक्सेसफुल है वो जब सिर्फ 30% श्योर थे तब उन्होंने एक्शन लिया था। और इलॉन मस्क है, अंबानीज़ है, अदानीज़ है, बिल गेट्स है, ये टाइप के ऐसे लोग हैं दुनिया के जो तो सिर्फ जब 5% श्योर होते हैं ना कि भी यार मंगल पे दुनिया बसा सकते हैं, 5% पॉसिबिलिटी है, तो एक्शन ले लेते हैं। वाह। तो आई पर्सनली थिंक कि 100% श्योरिटी का कभी वेट मत करो। आप कभी 100% श्योर नहीं होने वाले हैं, और आपको आसपास हमेशा से वो लोग मिलने ही वाले हैं जो कहेंगे कि तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, जो आपके अंदर की श्योरिटी को और नीचे लेकर जाता है। जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट डन समथिंग, तो 100% श्योरिटी तो आ ही नहीं सकती ना। और इसीलिए मुझे लगता है लोग एक्शन नहीं ले पाते, और इंडिया तो भरा पड़ा है, आइडियाज बहुत सारे लोगों के पास है, बट एक्शन में लाना बहुत कम लोग कर पाते हैं। द सेकंड थिंग हियर वुड बी कि लोगों को एक डर है हारने का और रिजेक्शन का। पीपल थिंक दैट अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत चीज़ पे एक्शन ले लिया, और मुझे लॉस हो गया या मुझे रिजेक्शन मिल गया तो क्या होगा। बट मैं कहूँगा कि
सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहते हैं। और अगर इस बीमारी के साथ आप जिएंगे तो ये पेंडेमिक से भी बड़ी है जो आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान कर रही है। यही आपका ज़्यादातर टेंशन का, एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का कारण है। और लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि बीमारियां बाहर से नहीं आ रही है, वो अंदर से ही क्रिएट हो रही है। और उसमें एंग्जाइटी इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, बिकॉज 80% ऑफ द थिंग्स आर साइकोसोमैटिक। तो अब यहाँ पर जब आप ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट, कोई भी लॉस या रिजेक्शन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। एक बच्चा चलना नहीं सीखेगा जब तक वो गिरेगा नहीं। आप जब साइकिल चलाना सीखे थे तो आप 2 बार 4 बार गिरते हैं, और तब हमारे मम्मी पापा कहते थे कि तू 2 बार गिर चुका है ना, अब तुझे साइकिल आ जाएगी। या स्विमिंग आप सीखना चाहते हैं तो आप एक बार डूबेंगे, पानी पिएंगे 2-3 बार, तभी जाके आप स्विमिंग सीखने वाले हैं। सो दैट्स हाउ लाइफ इज़। बट उसमें प्रॉब्लम कभी कभार हमारे लॉस या रिजेक्शन का नहीं है, लोग क्या कहेंगे उसमें इंसान ज़्यादा परेशान हो रहा है। वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस का कारण है। एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि सक्सेस कभी भी एक सीधी लाइन नहीं हो सकती है। इट्स ऑलवेज लाइक दिस, राइट? सो प्रोबेबली दिस इज द सेकंड थिंग। बट मुझे लगता है कि ये सब के अंदर होता है, जैसे मेरे अंदर भी था कि लोग क्या कहेंगे। कैसे दूर करें उसका? कोई सिंपल सा आपने रास्ता तो दिया, बट कोई और ज़्यादा आसान ट्रिक है कि ये दिमाग में बैठ जाए और उनको लगे यार अब मुझे परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे? इसमें 2 चीज़ें हैं। हमेशा याद रखना कि आप कुछ भी करेंगे 33% लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आप कुछ भी करेंगे 33% लोग आपको अपोज करेंगे, और बाकी बचे 33 या 34 जो भी है उनको परवाह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। ये विराट कोहली पर भी एप्लीकेबल है, मोदी जी पर भी एप्लीकेबल है, बच्चन साहब पर भी एप्लीकेबल है, आप पर और मुझ पर भी है। देन व्हाई आर यू वरिड? करेक्ट। ये रेशियो कभी नहीं बदलने वाला। आप सदगुरु जी के वीडियो के नीचे भी कुछ खराब कमेंट देखेंगे, आपके वीडियो के नीचे भी देखेंगे, क्या फ़र्क पड़ गया? दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमेशा थोड़ा लंबा जाके सोचो, काम आसान हो जाएगा। शॉर्ट टर्म थिंकिंग में आप परेशान होते हैं। आप ये याद करो कि 5 साल पहले कुछ हुआ था। हाउ मच डज इट बॉदर यू राइट नाउ? 25 साल पहले कुछ हुआ था, हाउ मच डज इट बॉदर यू राइट नाउ? सो सोचना ये है कि अगर कोई चीज़ आपको अभी बॉदर कर रही है, आप कॉन्स्टेंटली उस सोच में है कि वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो जो सोचने वाला इंसान है, क्या वो आपके घर के बिल पे कर रहा है? क्या वो आपके बच्चों को बड़ा कर रहा है? इफ़ नॉट, देन वाई आर यू थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन? वाई आर यू गिविंग दैट पर्सन सो मच एनर्जी? बोलने वाले और कहने वाले तो कह के भूल जाते हैं, हम सुन के नहीं भूल पाते हैं। अब गलती सामने वाले की है, हमारी है? हमारी। क्योंकि उस समय पर उसने जो बोला, जो कहा, जो कमेंट, 2-3 तरीके से वो करते। एक सिर्फ मस्ती करने के लिए कि चल इसको मजाक कराता हूं, और वो तो मजाक करके आगे निकल चुका है। दूसरा हो सकता है कि उस समय पे उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था उसके मुताबिक उसने कुछ कह दिया, बोल दिया, बिकॉज वो परेशान था, गुस्से में था, या उसने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हुए थे, उसके बाद आपका वीडियो आ गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कभी भी आपके बारे में नहीं था। एंड इफ समथिंग विल नॉट बी इम्पॉर्टेंट आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। अगर आप ये विजुलाइज कर पाते, इमेजिन कर पाते हैं, तो उसे अभी 2-5 मिनट भी अपना मत दीजिए, बिकॉज आपका ये वक्त इतना इम्पॉर्टेंट और कीमती है। और इस वक्त में अगर आप उससे फ्री हो गए तो आप इतना सब कुछ दुनिया को दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे भी लाइफ इज शॉर्ट। सो ब्यूटिफुल। आई थिंक एक और थियरी है ना कि जो 18-20 तक हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, 40 के बाद हम सोचते हैं कि यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब मुझे जो करना है वो करना है, तिल लेने जाए सारे लोग। और 60 पे रियलाइज़ होता है यार कोई फ्री नहीं था मेरे बारे में सोचने के लिए, एवरीबडी वॉज बिजी इन देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक ये जो 18-40-60 फार्मूला इन अ वे आपने जो बताया, मुझे लगता है कि द मोमेंट हम ये सोचना बंद कर देंगे, हमारे एक्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हेल्थ की हम बात करें, आपने बताया जो बहुत सारे अलग अलग पिलर्स होते हैं लाइफ के, उसमें बेस पिलर बॉडी आता है। आज ज़्यादातर लोग बीमार हैं, ज़्यादातर लोग मोटापा हो या अलग अलग किस्म की लाइफस्टाइल डिसीजेस हो। आपके हिसाब से अगर कोई जो वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको कोई ना कोई तकलीफ़ है शरीर में, पहला सवाल, बहुत सारे लोग मान के बैठे हैं कि ये तो मेरे जेनेटिक्स में है और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरा तो पूरा ख़ानदान मोटापे से शिकार है, तो फिर मेरा क्या हो सकता है? उनको आप क्या कहेंगे
क्या बीमारियां दूर हो सकती है, क्या कोई भी हेल्थ चैलेंज ओवरकम हो सकता है? आज आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस मोड पे, चाहे वो हेल्थ है, करियर है, रिलेशनशिप है, वो अभी तक जो आपने किया उसका नतीजा है। आज से और अभी से आप आगे जो करेंगे वो आपका फ्यूचर बिल्ड करेगा। सो नथिंग इज प्री प्लान्ड। और रही बात अगर आपको जेनेटिकली लेकर आए हैं, तो मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है और कोच किया है जो व्हीलचेयर पर थे, किसी का हाथ नहीं था, पैर नहीं था, और उसके बाद वो कहीं कुछ मेडल लेकर आए हो। तो इट्स नॉट अबाउट कि जेनेटिकली आप क्या लेकर आए हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट एपिजेनेटिक्स एंड द एनवायरनमेंट अराउंड यू एंड व्हाट डू यू चूज टू डू आउट ऑफ इट। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो सिर्फ एक स्कूल के फेलियर की वजह से पूरी जिंदगी फेल रहे, और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उसके बाद उससे 10 गुना ज्यादा क्रिएट कर लिया। सो इट्स ऑलवेज अबाउट योर चॉइसेस। और लोग कितना भी कह दे कि मेरे पास चॉइस नहीं है, द फैक्ट इज यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। जो ये सुन रहे हैं वो कोई ना कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं कि सर आपको नहीं पता, मुझे तो जिम ज्वाइन करना है बट मुझे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, या मुझे मेरे हस्बैंड बाहर नहीं जाने देते हैं, या मेरी बीवी जो है इतनी झिक झिक करती रहती है, कैसे कोई इंसान खुश रहे। उनको आप क्या कहेंगे? आपने एनर्जी उनको दे के रखी है दैट दे आर सपोज टू कंट्रोल योर लाइफ, दे आर सपोज टू टेक योर डिसीजंस। एक्चुअली वो लोग आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उनको आपके लिए जो सही लगता है उनकी बिलीफ सिस्टम्स के मुताबिक, उसके मुताबिक वो आपको गाइड करने की और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट द डे यू डिसाइड कि भाई मुझे क्या सुनना है और उसमें से करना क्या है, नोबडी कैन फोर्स यू टू डू एनीथिंग। ऐसे कितने सारे मल्टी मिलियनर हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट देश में वापस लाना चाहती है, जिन लोगों का पैसा लेकर गए हैं उनको गवर्नमेंट नहीं ला पाई अभी तक वापस। और आप ये कह रहे हैं कि भी हस्बैंड रोक रहा है, सासू माँ रोक रही है, बच्चे रोक रहे हैं। I think is तो ये perfect एक example. इरादे की बात है। Correct. सी, जिसके पास इरादा नहीं है वो इंसान हमेशा बहाना बनाएगा कि यार जिम जो है वो 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। आपको पता है हमारे बाप दादा, एक ज़माने की बात है कि जब दारा सिंह का वक्त हुआ करता था, या फिर वो टाइम पे जिसको तब जिम करना था, एक्सरसाइज करनी थी, अखाड़ा 15 किलोमीटर दूर था, वो साइकिल चला के जाते थे, पैदल भी जाते थे। अब तो कोई एरिया आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर 1-2 किलोमीटर में आपको जिम ना मिले। कोई भी अर्बन शहरों की आप बात कर लीजिए, तो भी एक्सक्यूज़ है कि भाई 2 व्हीलर नहीं है, रिक्शा में कैसे जाऊँ, चल के कैसे जाऊँ। चलो वो छोड़ दो, चलो दूर है, समझ सकता हूँ। आप ऐसे कितने सारे लोगों को पाएंगे कि जिनके बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक क्लब हाउस है जिसके अंदर जिम है, तो भी वो लिफ्ट में 6ठी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जा रहे और क्लब में नहीं जा रहे। जब वो घर लिया था तब ये देख के लिया था कि क्लब हाउस है, जाएंगे। और आपको ऐसे कितने सारे लोग मिलेंगे जिनके घर के अंदर ट्रेडमिल रखा हुआ है और मस्त टॉवल सूख रहा है उसके ऊपर। और आजकल कितने सारे पेंडेमिक के बाद आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, आपके वर्कआउट के वीडियोस है कि जो कोई भी इंसान बड़ी आसानी से घर पे पुशअप्स मार सकता है और घर के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके वर्कआउट कर सकता है। बट प्रॉब्लम उसका इरादा है। अब अगर आप क्लियर हो जाए कि आपका वाई क्या है, then everything becomes possible for you. और जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ why, तो we are always stuck in the half. कैसे? मुझे बहुत कुछ करना है मगर कैसे करूँ। एक्चुअली जब कभी भी आप ये सवाल करते हैं ना कैसे, तो आज मुझे लगता है कि जिस ज़माने में मैं कोचिंग फील्ड में आया था तब तो इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था। तब हमारे पास कोई आइडिया, कोई स्ट्रैटेजी खोजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अमेरिका जाके कुछ पढ़ाई में करके आया, तो बाहर जाके कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुझे लेने पड़े, कितनी सारी किताबें पढ़ते थे, तब जाके कुछ आइडियाज़ मिलते थे। और आज आप गूगल से पूछ लीजिए, एआई से पूछ लीजिए, सारे जवाब अवेलेबल है, स्पॉट पे डाइट प्लान मिल जाते हैं, वर्कआउट प्लान्स मिल जाते हैं। और आज आप ये कह रहे हैं कैसे। तो प्रॉब्लम यह है कि आपका इरादा जो है गोल का और आपका जो वाई है वो सॉलिड नहीं है ना। That's the biggest problem. Your how always comes in between your what. तो कैसे हमेशा आपको परेशान करता है, तो कभी भी पहले कैसे को लाना ही नहीं है। Your first step is what, मुझे क्या अचीव करना है, what's my goal, why, मुझे वो गोल को क्यों अचीव करना है, and then comes your how। और जहाँ तक हाफ का सवाल है, आप चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा।
सो ब्यूटीफुल। आई थिंक आपने शुरुआत कैसे करना वो बता दिया, कैसे मोटिवेटेड रहना, कंसिस्टेंट रहना वो बता दिया, बिकॉज एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज कि ओके सैलड खाना चाहिए, सीजनल होल फूड्स खाने चाहिए, पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए, या टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना, ये सब को पता है। सिर्फ चैलेंज ये होता है कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं तो लेज़ी हूँ, या मैं डिसिप्लिन नहीं रह सकता हूँ, या मैं जो डिसाइड करता हूँ मैं नहीं कर पाता हूँ, एक तो आपने बताया कि वो वाई नहीं होता है उनकी लाइफ में, और कोई तरीका है कि वो लेजीनेस को कैसे दूर करें? मतलब उनको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, उनको वर्कआउट करना है रेगुलरली, डिसाइड करते हैं, मे बी एक हफ्ता फॉलो कर पाते हैं, फिर जैसे थे वैसे, उनको आप क्या बताएंगे कैसे डिसिप्लिन्ड रहे? सी देयर इज अ बिग आइडेंटिटी शिफ्ट जिसकी ज़रूरत है। आपने अपनी पहचान बना ली है, आइडेंटिटी बना ली है कि यार आई एम अ पर्सन जो सुबह उठ नहीं सकता, आई एम अ पर्सन कि मैं रेगुलर जिम नहीं जा सकता, आई एम अ पर्सन कि मेरे से डाइट फॉलो नहीं होता। ये सारी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, और ये आइडेंटिटीज़ किसने बनाई थी? आपने खुद ने बनाई है। एंड कैसे ये आइडेंटिटी क्रिएट होती है? सी, इट्स लाइक अ स्नोबॉल। जब पहाड़ के ऊपर बर्फ का पहाड़, जब एक स्नो का टुकड़ा गिरता है, तो आपने देखा है नीचे आते 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 स्नो एडअप होते होते वो स्नोबॉल बड़ा हो जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन अवर ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर वर्क कर सकता है। यानी कि जैसे हमारे फिजिकल मसल्स होते हैं वैसे ब्रेन के भी मसल्स होते हैं। यू कैन बिल्ड दोज मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाइसेप की अगर कैपेसिटी 10 किलो की है और मैं उसे 12.5 किलो दे दूंगा, तो पहले वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा, टूटेगा। बट अगर मैंने 2 हफ्ते ये कर लिया तो तीसरे हफ्ते 12.5 किलो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और फिर वो सेम एक्सपीरियंस 15 किलो पे मुझे मिलेगा, जब वो मसल और टूटेंगे और परेशान होंगे। एग्जैक्टली वैसे हमारे ब्रेन को भी हमें डिस्कम्फर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। हमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मसल्स को डेवलप कराने की ज़रूरत है हमारे ब्रेन के अंदर, तो वह डिस्कम्फर्ट के मसल्स। जिस दिन आप अपने डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेट मी रिपीट दैट, डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल, उस दिन लाइफ चेंज हो जाएगी। बट डोंट यू थिंक सो कि जो ब्लोटिंग लेके घूम रहा है वो डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल है? जो इंसान मोटापा लेके घूम रहा है वो डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल है। जिस इंसान ने स्वीकार ही लिया है कि यार मुझे तो ये आर्थराइटिस रहेगा ही रहेगा और बैक का इशू रहेगा ही रहेगा, वो भी तो डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वाई नॉट टू चूज कि जिम के डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल हो जाओ, वाई नॉट टू चूज कि सैलड के डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल हो जाओ। और ये करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। हाउ डज दैट वर्क? आपने अभी आराम करते रहने को और कुछ भी खाते रहने को अपना प्लेजर बना दिया है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, टेक अ शीट ऑफ अ पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन अभी जो आपकी हैबिट्स, आप लेट उठ रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड या जो भी कर रहे हैं, और उस सारों के पेन्स लिखना शुरू करो कि ये आपकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ, प्रॉब्लम्स आज लेकर आ रहा है, कौन से हेल्थ चैलेंजेस लेकर आ रहा है, कहाँ पर उस वजह से आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट आ रहा है, कहाँ पर उसकी वजह से आपके करियर और बिजनेस को इफेक्ट आ रहा है। अगर आप ये लिखना शुरू करेंगे, शायद आप अपनी सारी आदतों को लेकर के 50 नहीं मे बी 150 पॉइंट लिख पाएंगे। और इवन ये तक विजुअलाइज करो कि मैंने यही चालू रखा तो 5 साल के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी और 20 साल के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। सच तो ये है कि कुछ लोगों की तो ऐसी आदत है कि 20 साल वो जीने वाले या नहीं वो भी नहीं पता। एंड नाउ डू एग्जैक्टली द ऑपोजिट। जब आपने अपनी बुरी आदतों के साथ पेन जोड़ दिया, अपनी उस आइडेंटिटी के साथ पेन जोड़ दिया, नाउ व्हाट यू सपोज टू डू इज कि जो अच्छी वाली चीज़ें हैं आपको करना ये है कि जो अच्छी आदतें हैं, एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, रीडिंग करना, एनीथिंग विच कैन हेल्प यू लिव अ बेटर लाइफ, उसके साथ प्लेजर लिखना शुरू करो कि इससे मेरी ज़िंदगी में अच्छा क्या हो सकता है, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स। और ये एक्सरसाइज है ना 2-5 मिनट की नहीं है, बैठ के आधा 1 घंटा करने वाली एक्सरसाइज है। गो डीपर एज मच एज यू कैन। चाहे वो पेन लिख रहे हो तो इतने अंदर उतर करके लिखो। और जब मैं लोगों को एक्सरसाइज करवाता हूँ तो लोग लिटरली रो पड़ते हैं जब तक वो सारे पेन्स लिखते हैं, और वो शिफ्ट वहीं पर आना शुरू हो जाता है। और जब वो प्लेजर्स लिखते हैं ना तो उसमें भी एक्चुअली खुशी के आंसू है, और वो एक गिल्ट के भी आंसू है कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज ला सकती है और मुझे इतना सफल बना सकती है, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकती है, और मैं क्यों नहीं कर रहा था ये सब। एंड आई विल टेल यू,
I have paid 5 lakh rupees, 10 lakh rupees, maybe 15 lakh rupees going to different teachers, masters and coaches जिसमें टोनी रॉबिन्स भी है और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो वहाँ पर यही कराते हैं। करेक्ट। और वो चीज़ अभी मैं आपको फ्री पॉडकास्ट पे लोगों को बता रहा हूँ, बट आई एम श्योर वो नहीं करेंगे क्योंकि पॉडकास्ट फ्री है। फ्री है। दैट्स द प्रॉब्लम। 99% ऑफ देम आर नॉट गोना डू, बिकॉज जब लोग कहते हैं ना मुझे ज़िंदगी बदलनी है, ये सारी बकवास बातें हैं। सबको रिजल्ट चाहिए, एक्शन के लिए कुछ भी नहीं करना है। और मैं ये मानने वाला इंसान हूं कि जो अभी बताया जा रहा है आप एक्शन लेके देखो, रिजल्ट पे फोकस मत करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। सो इट्स अबाउट शिफ्टिंग द आइडेंटिटी। और जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं अंदर वायरिंग शिफ्ट होना शुरू होता है। नाउ व्हाट यू डू इज स्टार्ट स्मॉल। सो अगर आपके दिमाग में और प्रोक्रेस्टिनेटर आपकी आइडेंटिटी है, अगर आपके दिमाग में मैं तो जिम जा ही नहीं सकता, सारी बकवास बात है। आप जिम जा नहीं सकते, कितना बकवास जनरलाइज स्टेटमेंट है ये। सो डू वन थिंग, यू नो, करीब से करीब कोई भी जिम में चले जाओ, अंदर राउंड मारो, एक्सरसाइज नहीं करनी है, बस वापस आके ये लिखो कि आज मैं जिम गया, मुझे क्या क्या अच्छा फीलिंग आया। वाह। सो शिफ्ट आना शुरू हुआ। फिर 3 दिन का फ्री वाला ट्रायल ले लो। 3 दिन जाओगे, लिखना शुरू करो कि 3 दिन में अच्छा क्या फील हो रहा है। लिखने में बड़ी शक्ति है, लोग समझ नहीं पाते कि दी न्यूरोप्लास्टिसिटी विच यू हैव, और अंदर जो नए न्यूरॉन्स और पाथवेज डेवलप होते हैं वो लिखने से सबसे फास्टेस्ट होते हैं। अरे वाह। यू डिड दैट 3 days, फेल्ट गुड। भले 20 मिनट एक्सरसाइज करा, आधा घंटा करा, भले वो ट्रेनर के साथ सिर्फ गप्पे लड़ाए थे आधे टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप जाना शुरू करो, उससे आपका आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है। यू स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ दैट नहीं, आई कैन गो टू जिम, आई एम गोइंग टू द जिम, आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। एंड ये पुश जब आप करते रहोगे अपने आप को 7 दिनों तक, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होते हैं। 1 किलो का फर्क पड़ता है। यू स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जेटिक। यू नो, आप 4 दोस्तों को बताते हैं तो वो भी, अरे क्या बात है यार तूने शुरू कर दिया। सो इट हेल्प्स यू एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली देन देयर इज एन आइडेंटिटी शिफ्ट। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिन लोगों को मुश्किल लगता है इतना ही कहूँगा उन लोगों को कि हमारे घर में जो डॉग है, अभी अभी लियो आया था, आपने खुद देखा है कि उसको मुझे 2 दिन 4 दिन लगे थे सिखाने के लिए सिट, हफ्ता भर लगा था सिखाने के लिए शेक हैंड, और शायद 1 आध महीना लगा कि भी गंदा कहाँ पर करना कहाँ पर नहीं करना। 1 महीने में तो कुत्ता भी सुधर गया था। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही इंसान हूँ, मैं ये बदलाव नहीं ला सकता, सारी बकवास बातें हैं। You have the power to shift and you can bring shifts like this. इतना आसान है। मैंने मेरे चेंज योर लाइफ प्रोग्राम में लोगों को 6 साल का तम्बाकू इंस्टेंटली छोड़ते हुए देखा है, 25 साल का स्मोकिंग इंस्टेंटली छोड़ते हुए देखा है। इवन ऐसे लोग जो सुबह उठ नहीं पाते थे, 3 दिन के क्लास के बाद सुबह 4 और 5 बजे उठ के एक्सरसाइज शुरू कर लेते, जिसने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं करी है। इट्स जस्ट अबाउट दैट वन डिसीजन। प्रॉब्लम हम इंसानों का ये है कि बदलाव तो एक क्षण में हम ला सकते हैं, एक डिसीजन हमारी जिंदगी बदल सकता है, बट वो डिसीजन लेने में हम बरसों गुजार लेते हैं। सो मोमेंट एक ही होती है जिसमें शिफ्ट आता है, बट वो मोमेंट वो होता है जिसमें आप डिसाइड कर लेते हो। एब्सोल्युटली। कभी आपने ऐसे कोई अपने पार्टिसिपेंट्स में देखा जिसने ये कहा कि मैं 20 चाय लेता था, अब मैं 10 ले रहा हूँ, अभी मैं 5 ले रहा हूँ और 3 महीने के बाद मैंने छोड़ दी? आई मीन दैट्स ओनली 5%। 95% आर बस सर मैडम आज से मैंने डिसाइड किया, मैंने छोड़ दिया। वो इंस्टेंटली ही होता है। करेक्ट। हम लोग है ना काफ़ी सारी चीज़ों में जिद करते हैं और बहुत फालतू चीज़ों में जिद करते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच की जिद आपने देखी होगी जो लोगों को डिवोर्स तक लेकर चली जाती है। बच्चों के साथ लोग जिद कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में कौन सा खाना और कौन सी सब्जी मंगानी उसमें भी जिद कर लेते हैं। यहां तक जिद कि सगे भाई से बात नहीं कर रहे क्योंकि उसने हमने शादी पे इनवाइट नहीं किया था। ये सारी जिद कर रहे हो तो एक काम करो ना, जिद को पॉजिटिवली भी तो यूज करके देखो। चाय छोड़ने की जिद कर लो, सैलड खाने की जिद कर लो, एक्सरसाइज की जिद कर लो। और चाय छोड़ दी, मुश्किल लगा 2-4 दिन, इट्स ओके। टेम्पररी, मैं तो वहां तक कहने वाला इंसान हूं कि टेम्पररी पेन किलर खाना पड़े वो सिर दर्द के लिए खा लो, 2 दिन अस्पताल में एडमिट हो जाना पड़े हो जाओ, 4 दिन ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़े ले लो। वो बहुत छोटी कीमत है जो आप चुका रहे हैं वो 25 साल की चाय को छोड़ने के लिए। और मैंने तो ये लाइव देखा, आपने कितने सारे लोगों को ये छुड़वाया है। इवन सुसाइडल टेंडेंसी तक हज़ारों लोगों को आपने वो भी ओवरकम करवाया है। इवन 2010 में मैंने आपका चेंज योर लाइफ जब किया था, मैं आई वाज देयर एज अ स्टूडेंट, और मेरे परिवार के साथ जब मैं वहाँ पर बैठी थी, मैंने एक
एक ऐसा माहौल देखा था जो मैं कभी सोच नहीं सकती, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की आदतें इतने हद तक छोड़ सकते हैं, वहाँ पर ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू इतने सारे आ सकते हैं. सो आई हैव सीन दैट अप क्लोज एंड पर्सनल. बट मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने बीच में एक एग्जाम्पल दिया कि जिम में जाओ, सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगा के जिम ट्रेनर के साथ बात करके वापस आ जाओ. आपने खुद वो किया है. आई नो दैट एंड आई वांट कि मैं सबके साथ वो चाहूँगी कि आप शेयर करें आपकी जर्नी, क्योंकि आपने जो बताया आप उससे गुजरे हैं. आपकी आइडेंटिटी पहले अलग थी, अभी आप टोटली एक अलग आइडेंटिटी में जीते हैं, और आपको एक हेल्थ चैलेंज भी था. सो वो पूरी जो कहानी है कि कैसे आपने अपने अंदर बदलाव लाया, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट किया, और उसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ ट्रांसफॉर्म हुई. बिकॉज जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं हेल्थ कोच हूँ, बट मेरे हेल्थ कोच आप है. आप मुझे इतना सब कुछ सिखाए हैं और आज दिन तक और फ्यूचर में भी सिखाने वाले हैं. जो लोग नहीं जानते, आपका बॉडी फैट परसेंटेज अभी 16 है, विच इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग. मतलब मेरा भी कभी गोल है कि मेरा फीमेल के रूप में जो आइडियल है वो परसेंटेज कभी मैं हिट करूं फैट का. आपका मसल परसेंटेज 34 है, विच इज़ रियली आउटस्टैंडिंग. तो आपका जो आइडियल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो डोले शोले बनाने के लिए, बट आप वो जीते हैं. यू आर इन अ वे, आपकी जो उम्र है उससे 10 साल जवान है बायोलॉजिकली. तो मुझे ये बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे हुई. सो ओरिजिनली थैंक्स टू माई पेरेंट्स मैं स्पोर्ट्स में था. योगा मैंने बहुत कम उम्र पे सीख लिया था, तो 16-17 साल की उम्र पे एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट. जब फाइनेंशियल चैलेंजेस आए और जब मुझे अपना करियर शुरू कर देना पड़ा, तो फिर मेरा सब कुछ छूट गया. फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग. एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई 4-5 सालों के अंदर ही मैं ओबीस हो गया था. सो अराउंड 21 की जो मेरी एज थी, तब मैं 37.5 इंच था निवल से. और आपका एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप है, येस, उसमें एक्टोमॉर्फ 30. बॉडी हाँ. के अंदर. तो वैसे हाथ पैर सारे पतले ही थे, बस पेट बढ़ गया था मेरा. और वो भी इसलिए क्योंकि सुबह 4 बजे मैं उठ रहा हूँ, कृष्ण कथा, डायनेमिक योगा टाइप के प्रोग्राम्स ले रहा हूँ, और रात को लेट नाइट सेमिनार्स कंप्लीट कर रहा हूँ. 11 बजे के बाद मुझे चाहने वाले, प्यार करने वाले हर शहर के लोग हैं जो कहीं स्पेशल डिशेस खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं. रात को 12-1 बजे मैं खाना खा रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, वापस सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ. सो मेरा पूरा लाइफस्टाइल चैलेंज आ गया था वहाँ पर. और दिन के दौरान भी आप कितना सो सकते हैं, देयर इज़ अ लिमिटेशन टू स्लीप ड्यूरिंग द डे, क्योंकि कोई ना कोई ऑफिस के काम, दूसरे तीसरे काम रहते हैं. अब तब मेरे लाइफ का जो प्राइमरी फोकस बन चुका था वो करियर और मनी था, बिकॉज हम कर्जे में डूब गए थे, फैमिली में चैलेंजेस थे. तो मैंने वो 4-5 साल फोकस करके अपने आप को एक सर्टन सफलता पर ला दिया. बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई जो दूसरे पिलर्स है उसमें कमज़ोर रह गए, स्पेशली द हेल्थ पिलर. तो अब उस समय पर एक छोटा सा इंश्योरेंस चेकअप हुआ था, और उसमें मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे एक दूसरा चेकअप के लिए जाना है. तो मुझे लगा इट वुड बी पार्ट ऑफ इंश्योरेंस. बट देन आई रियलाइज्ड कि उन्होंने कुछ डायग्नोसिस किया है मेरे अंदर, और वो ये था कि हार्ट के अंदर 3 वाल्व्स होते हैं जिसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है, जहाँ से ब्लड फ्लो होता है. मैं बाय बर्थ बाइकस्पिड हूँ. सो उसमें सिर्फ 2 ही दरवाजे होते हैं ब्लड को फ्लो कराने के लिए. सो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है, ऐसा डॉक्टर्स ने मुझे बताया. एंड उसमें से एक वाल्व में कहीं कुछ होल्स है या लीकेज है वगैरह वगैरह. अब उसके साथ मुझे काफ़ी सारे लिमिटेशंस पेपर पे दे दिए कि मुझे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो मेरे हार्ट को प्रेशर दे, लंग्स को हाई ब्रेथ की ओर लेकर जाए. सो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कहा गया कि मुझे 5 या 10 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, मुझे आधे किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना नहीं है, मुझे ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जो हार्ट रेट या ब्रेथ रेट को अप करेगी. ये सारी चीज़ें जब मैंने सुनी और जो लिमिटेशंस मुझे दिए गए, उसमें मैंने दूसरे एक डॉक्टर के पास भी गया जस्ट टू मेक श्योर कि ये एक स्पेशलिस्ट थे. तो वो स्पेशलिस्ट ने भी मुझे कहा कि इसने ये जो आपका प्रॉब्लम है, एवरेज लोग 40-45 तक ही जीते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, और दुनिया में 0.04% इस तरह से पैदा होते वगैरह वगैरह. ठीक है. सो आई कुड अंडरस्टैंड माई चैलेंज कि भाई मुझे लगता था बचपन में जब मैं 9 साल की उम्र पे स्टेज पे आ गया तो मैं मेंटली ऊपर वाले ने मुझे अलग बनाया था. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे फिजिकली भी अलग बनाया है. सो उन्होंने फुर्सत से मुझे जब स्पेशल बनाया है तो सही में कुछ स्पेशल करने के लिए बनाया होगा. तो बिकॉज यू सी, यू हैव अ स्टोरी, यू हैव अ सिचुएशन, राइट. उसके ऊपर रोना या उसमें से भी कुछ पॉजिटिव अच्छा निकाल लेना, वो हमेशा आपके चॉइस की बात है. सो आई चूज द अदर वन. एंड मैंने फिर डिसाइड किया कि ओके, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट.
उसको कोसते रहना उससे बेहतर है कि व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, व्हाट्स नेक्स्ट, यू नो। तो मैंने 21 साल की उम्र पे वापस हेल्थ के बारे में थोड़ा समझना और पढ़ना शुरू किया। सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट न्यूट्रिशन, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज का साइंस क्या होता है एंड ऑल दैट स्टफ। और उस प्रोसेस में 2-3 साल निकल गए जब एक्चुअली मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ते गया, जिसमें पहला चेंज जो थोड़ा थोड़ा मैंने लाया था वो अपने लाइफस्टाइल को लेकर था। मैंने सोना शुरू किया था, या मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डाइट चेंज हुआ था। बट जब मैं 24 का हो गया, दैट वाज द टाइम जब मेरे को पता चल गया कि एक्सरसाइज कैन बिकम अ गेम चेंजर। बिकॉज यू नो, आपका डाइट, सोना, सब कुछ आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अगर एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज लोग नहीं समझ पाते। जब लोग मेरे पास आते हैं ना, मैं पहला शिफ्ट उनको एक्सरसाइज कराना शुरू करता हूँ। डाइट अपने आप चेंज होने लगता है और अपने आप स्लीप आना शुरू होती है। सो मेरे एक पार्टिसिपेंट थे उस ज़माने में, एंड वो खुद एक फ़िटनेस कोच रह चुके थे। तो उनकी काफ़ी तरक्की हुई थी मेरे चेंज योर लाइफ प्रोग्राम के बाद। और मैं एक जिम के इनॉग्रेशन में अहमदाबाद में गया था। आमिर खान का, जिन्होंने बॉडी अच्छा बनवाया था गजनी में, सत्या, उनका इनॉग्रेशन था जिम का अहमदाबाद में। ईशा देवल आए हुए थे और उसमें मुझे भी बुलाया गया था बिकॉज मेरे फ्रेंड उसमें एक इन्वेस्टर थे। तो जब वो रिबन काट रहा वगैरह, सामने अच्छे खासे लोग हैं, तो उसमें वो जिम के जो कोच मैं बता रहा था वो आए हुए थे। वहाँ पर वो मुझे पहचान गए, मिले, और तब वो मिस्टर गुजरात बन चुके थे, मिस्टर इंडिया खेल रहे थे। तो गजब फिजिक था और मैं एकदम पतला सा सिर्फ पेट लेके घूम रहा था। सो यू नो, वो मुझे मिलते हैं एंड ही वाज वेरी हैप्पी मीटिंग मी। फ़ोटो वोटो खिंचाया मेरे साथ और वो काफ़ी खुश थे। तो जब अपनी कहानी उन्होंने बताई कि सर आपकी वजह से मैंने इतनी लाइफ में बदलाव ला दिए वो, और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाह रहा था और कोच खोज रहा था, एंड आई नीडेड समवन जो मेरी लाइफ को समझ सके। तो मैंने सारी बातें उनके सुनने के बाद, जब वो मेरी तारीफ़ कर रहे हो, तो मैंने कहा कि अब गुरु दक्षिणे का वक्त आ चुका है। सो ही केम इन एज अ कोच। मैंने अपने घर पे छोटा सा जिम बना लिया था, टॉप फ्लोर थोड़ा सा खाली था, एक रूम अवेलेबल था, तो एक मल्टी जिम शुरुआत में तो ला के रख दिया, एक ट्रेडमिल रख दिया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपको, उनका सुबह 5 बजे का स्लॉट अवेलेबल था, तो मैंने उनसे कहा एक काम करो, आपको 4:30 बजे आना है, एंड आई विल पे 50% एक्स्ट्रा फॉर दैट, यू नो, जो भी आप चार्ज करेंगे। बोले क्यों, आपका तो 5 बजे का स्लॉट। मतलब उठाएगा कौन मुझे? सीरियसली ये मुझे नहीं पता था। वाह। सो बिकॉज मैं रात को लेट सोता था इवेंट्स के बाद, तो वो मुश्किल था और उनके पास दूसरा कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा वहाँ से ही शुरू करते हैं। तो वो आते थे, मुझे उठाते थे, फिर 5 बजे, 4:45 तक मुझे जिम में लेके जाते थे। और पहला हफ्ता कुछ ऐसा था जिसमें हम 2 कुर्सियाँ लगाते थे जिम में, और 2 कुर्सियाँ लगा के क्या कर रहे हो, तो बस इस तरह से बातें कर रहे हैं। वाह। क्योंकि आई वॉज अ कोच, राइट, तो मेरे पास कितनी सारी बातें होंगी शेयर करने के लिए। तो एक्चुअली कोच वो मेरे है, बातें मैं कर रहा हूँ उनके साथ, और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ लाइफ कैसे जीनी है। बट मैं वो जिम में जाके करता था क्योंकि मैं अपने आप को कन्विंस करना चाहता था कि मैं जिम जा सकता हूँ। दैट वाज द आइडेंटिटी शिफ्ट जो मैं करना चाह रहा था। फिर मैंने ट्रेडमिल के ऊपर, यू नो, ट्रेडमिल वाज अ वेरी बोरिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि आई वाज अ स्पोर्ट जीन मेरे अंदर था, तो ट्रेडमिल कभी किया नहीं है ना, तो बाहर दौड़ना आसान है। बट क्योंकि अब कोच है, आपको वार्म अप कराने के लिए 5-10 मिनट दौड़ाना चाहते हैं, फिर डंबल्स वगैरह पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने टीवी लगा दिया छोटा सा ट्रेडमिल के ऊपर कि कोई नहीं तो, यू नो, कुछ भी मेरा फेवरेट देखते हुए मैं ट्रेडमिल कर लूँ 5-10 मिनट। सो बेसिकली, यू नो, जैसे आप बच्चों को दूध पिलाने के लिए उसमें कुछ चॉकलेट ही डाल देते हैं, बस यही वाला लॉजिक था कि भाई टीवी मिल जाए तो उस बहाने ट्रेडमिल हो जाए, बातें हो जाए उस बहाने मैं जिम जाना शुरू कर दूँ। और मैं जिम में जाके बस यही कहता था कल का मेरा सेमिनार कैसा हुआ और पिछले हफ्ते मेरी टूर कैसी रही, यही सारी बात है। एंड द कोच वाज सो अमेजिंग, यू नो, कि वो सुनते थे, मेरी बातों को समझते थे, और उस बहाने थोड़ा थोड़ा, आओ थोड़ा पुशअप कर लेते, आओ थोड़ा ये ट्राई कर लेते हैं, इस तरह से उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था। और ये कौन से साल की बात है? सो दिस वुड बी अराउंड अबाउट 2009-10। वाह। सो मैं जब चेंज योर लाइफ में आई थी, आई थिंक उससे बस पहले आपने, पहली बार जब मैंने किया था उससे पहले ये शुरुआत हुई। और कितना वक्त लगा था आपको ये शिफ्ट लाने में? मतलब ये एक आई एम अ फिट पर्सन, वो कब आए? I guess it took me 6 months. 6 महीना? Yeah, I was not a easy nut to crack. I'll tell you why. Because वो फिटनेस कोच बेचारे जो पढ़ चुके थे और जितने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके थे, उसके सामने मैं शायद उनका सबसे मुश्किल क्लाइंट था, क्योंकि वो जो भी ट्रिक या टेक्निक मेरे ऊपर अपनाएंगे, तो भाई उसका तो मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ, क्योंकि माइंडसेट लोगों के मैं शिफ्ट कराता हूँ। वही बंदा आके मेरे भले के लिए भी कुछ कर रहा है, तो भी मेरा माइंड पता है मुझसे क्या कर रहा है, ये NLP की वो टेक्निक यूज़ कर रहा है, मेरे को इस तरह से इंस्पायर कर रहा है, ये मेरे को चैलेंज दे के ईगो पे ला रहा है,
तो मैं उसको रेजिस्ट कर लेता था अच्छा। और मेरे पास खुद के बहाने थे कोई चीज़ ना करने के लिए। सो इन अ वे मैं करना चाहता था, बट मेरे अंदर, हर एक के अंदर जो एक सेल्फ सबोटेज सिस्टम होता है, जो बरसों की वो पैटर्न्स होती है, होम्योस्टैटिस जो एक स्टेट रहता है आपका कि आप अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो उस जोन में मैं था। सो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम एंड जब मैंने अपना खुद का डीएनए रिपोर्ट करवाया था, जो आपको भी पता है, तो उसमें भी था कि डीएनए के अंदर आया हुआ है कि जेनेटिकली आई एम नॉट अ पर्सन जो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, आई एम नॉट अ पर्सन जो रेगुलर फोकस के साथ कोई कंसिस्टेंटली चीज़ें फॉलो करेगा, आई एम काइंड ऑफ अ रिबेल, एंड मुझे कोई कुछ करवाना चाहे तो मेरे अंदर एक अपोज सिस्टम शुरू हो जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। सो दैट्स काइंड ऑफ ओरिजिनली आई एम। बट देन उसमें से 6 महीना लगा, और 6 महीने के दौरान ये क्रेडिट मेरे कोच को भी जाता है कि उन्होंने बड़ा काम किया मेरे ऊपर, और आज भी वही मेरे कोच और आपके भी कोच है दिनेश भाई। इट्स बीन नाउ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, आई वुड से ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। बट अब ऐसा है कि अब वो ना पुरानी मेमोरीज है, अब ना वो पुराना पैटर्न है। इट टुक टाइम, बट इट्स अ न्यू यू टुडे, राइट? एब्सोल्युटली। तो अब आप वापस वहाँ नहीं जा सकते, इतनी शिफ्ट आ चुकी जाना है। तो दूर की बात है, सोच नहीं सकता। हाँ। आई कैन नॉट इवन इमेजिन दैट लाइफ नाउ। या फिर ये कहूँ कि मैं अपने आप को याद करूँ कि 15 साल पहले मैं कितना स्टूपिड बेवकूफ़ था, अगर मुझे मौका मिले तो अपने आप को 2 थप्पड़ मारूँ। एंड आई रिमेम्बर आपका जो माइंडसेट है, आप सबको माइंडसेट को लेकर सारी चीज़ें सिखाते हैं। इवन आपने लिखा है आई एम एनर्जी, तो उसकी हम बात करेंगे इन अ वाइल। बट मैंने एक चीज़ आप में देखी थी, जो आपकी आइडेंटिटी है ना, दैट आई कैन डू एनी थिंग आई डिसाइड, नो मैटर वॉट एटीट्यूड, नो मैटर वॉट वाला एटीट्यूड, वो मैंने देखा है। आई रिमेंबर जब आप एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हो कि आप डिसाइड करते हो नहीं अभी मुझे इतने दिन तक मीठा नहीं खाना है, या इतने दिन तक मुझे सो एंड सो चीज़ें नहीं खानी है, तो आप कंप्लीटली उसके अंदर घुस जाते हो। और जब आप डिसाइड करते हो नहीं अब मुझे एन्जॉय करना है, जैसे रिसेंटली जब दिवाली थी तो हमने कंटिन्यूअसली कुछ ऐसी चीज़ें खाई जो नॉट सो हेल्दी है, बट हमने बहुत एन्जॉय किया, तो आप उसे बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हो। आई रिमेंबर आपकी एक डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी और कुछ ट्रीटमेंट हुई डेंटल, और उसमें आपके डेंटिस्ट ने आपको ये कहा था कि क्योंकि ये ट्रीटमेंट है तो आप चबा नहीं पाओगे, इसीलिए आप जनरली जो डेंटिस्ट कहते हैं वेनिला आइसक्रीम या आइसक्रीम खा लो तो कैलोरी भी मिल जाएगी और थोड़ा पेट भर जाएगा वगैरह वगैरह, और आपको च्यू भी नहीं करना पड़ेगा। आपको वो कहा था। आप गए थे कुछ सुबह और फिर आपका लंच का वक्त था। मैं सोच रही हूँ ये क्या करेंगे, क्योंकि आइसक्रीम तो खाने से रहे, अभी तो उनका स्ट्रिक्ट डाइट चल रहा है, और आपके पास तो एक्सक्यूज़ भी था। अब इसमें मैं क्या करूँ, मुझे तो डॉक्टर ने बोला है, मैं तो कर ही नहीं, मैं तो चबा ही नहीं पाता। तो मैं देखना चाहती थी कि आप इसमें डाइट क्या फॉलो करोगे। तो आपका लंच का एक बैलेंस थाली है कि आप सैलड लेते हो, आप रोटी, सब्जी, सीजनल सब्जी, आप दाल वगैरह जो भी कठोल वगैरह बनाया है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू सी वहाँ पर जो शेफ़ जिन्होंने जो खाना बनाया वहाँ पर सारा रखा हुआ था, और मैं देख रही हूँ कि आप ना तो आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे हो ना कुछ भी, आप एक ब्लेंडर ले रहे हो, उसके अंदर आपने सैलड डाला, सब्ज़ी डाली, रोटी डाली, दाल और कठोल का सब्ज़ी, और आपने ब्लेंड करके एक स्मूदी बनाया और वो आप पी गए। और मुझे वो सीन अभी भी याद है ना। आई एम लाइक, मैं ये सोच रही थी कि मैं ये देख भी नहीं पा रही हूँ, आप इसे पूरा कर रहे हैं, बिकॉज फॉर यू इट वॉज जस्ट कि मुझे ये न्यूट्रिशन बॉडी में डालना है। तो मैं कहती हूँ कि आपकी टंग लेमिनेटेड है। हाउ ऑन अर्थ इज इट पॉसिबल? यू नो, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ इरादा बना लेते हैं तो आप कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जिनका कोई सर्जरी होता है, कोई ट्रीटमेंट के बाद वो चबा ही नहीं पाते पूरी ज़िंदगी के लिए। तो मुझे तो ये 3 दिन करना था ना। अब 3 दिन मैं डी ट्रैक हो जाऊँ। जब आप 3 दिन एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, डाइट छोड़ देते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आप 6 से 9 दिन पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि जहाँ थे उससे उतना लेवल आपका कम हो जाता है। तो व्हाई यू नॉट टेक अ ब्रेक ऑन दैट? इवन ये सिर्फ डाइट की ही बात नहीं है, आई थिंक आपका माइंडसेट इतना गजब है। आई रिमेंबर जब शादी हुई मैंने देखा कि आपने जिम का इतना सेटअप किया है, 20 लाख का खर्चा कर लिया, जिम का सेटअप कर लिया। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि घर पे जिम क्यों, इतना खर्चा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ये होता है ना कि पैसे कमाओ और उसे इन्वेस्ट करो और आप ज़मीनें खरीदो वगैरह वगैरह, विच इज़ गुड। आप रियल एस्टेट भी सिखाते हैं, विच इज़ गुड, बट इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इतना खर्चा नहीं होता इन अ वे, ये खर्चा है लोगों के लिए। तो मेरा ये सवाल है कि आपने जिम बिल्ड किया,
तो आपकी सोच क्या थी? आप जिम में जा सकते थे, कहीं और जा सकते थे, इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, रिसेंटली आपका जो प्यार है वो है पैडल का प्यार। तो पैडल एक स्पोर्ट है जो आप टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस का एक छोटा वर्जन इन अ वे या डिफरेंट वर्जन कह सकते हैं। आपको इससे पहले पिकल बॉल पसंद था, बट उससे बेटर कार्डियो ऑप्शन, और आप कहीं टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, और इसीलिए पैडल जब आपकी लाइफ में आया तो हम कहीं बाहर जाते थे खेलने के लिए। कुछ समय तक हमने खेला, कुछ महीनों तक खेला। उसके बाद आप जैसे मैंने इंसान नहीं देखा जिन्होंने ये सोचा कि मेरे घर के पीछे पिकल बॉल कोर्ट बना हुआ है। सो पिकल बॉल कोर्ट आपने बनाया था, पर क्योंकि हम पिकल बॉल अब खेल नहीं रहे थे, आपने डिसाइड किया कि अब मुझे उसे टर्न कर देना है, डिस्ट्रॉय करके उसे बनाना है पैडल कोर्ट में। और आपने गुजरात का सबसे पहला रेसिडेंशियल पैडल कोर्ट बनाया। अगेन लोगों के लिए खर्चा है, तो जिम बनाना, पैडल कोर्ट बनाना, वॉलीबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ये जो घर पे बनाया है, लोग आपको पागल कहेंगे। आप उनको क्या कहेंगे? लोग मुझे सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये सब कुछ आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। और मैं ये कहता हूँ कि शायद एक एवरेज इंसान जो पैसा खर्च करता है उससे मैं कम खर्च करता हूँ। लोग ये नहीं समझ पाते कि ऑनलाइन में कुछ डिस्काउंट आ गया, आपने कपड़े खरीद लिए, स्विगी से आपने कुछ ऑर्डर करके कॉफ़ी मंगा ली। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने जो बाहर जाके खाना खा लिया या मूवी देख लिया या जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या वो केबल टीवी है, ये सारे जब छोटे छोटे खर्चे आप एडअप करोगे, बर्थडे आ रही है इसलिए कुछ नया ख़रीद लिया, या किसी की शादी के लिए आपने कुछ नए कपड़े ख़रीद लिए, आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हो उससे पहले शॉपिंग करते हैं, उधर जाके शॉपिंग करते हैं। तो एक ज़माने की बात है कि जब ये सारे खर्चों से मैं ऊपर उठ के ज़िंदगी जी चुका हूँ, और आज भी इस टाइप के खर्च मेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जस्ट बिकॉज दुनिया कुछ कर रही है मतलब वो सही नहीं है। भीड़ कुछ करे मतलब उनके पीछे जाना आवश्यक नहीं है। सो मेरे फादर ने मुझे हमेशा एक चीज़ की समझ दी थी कि खर्च वहाँ करो जिसकी यूटिलिटी हाई है। खर्च वहाँ करो जिसकी यूटिलिटी मतलब इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। सो जब मेरा घर बना तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि अपने घर में इतना खर्च करके इतना बड़ा घर बनाए जो अपनी कमाई का इन अ वे ज़्यादातर मैंने यूज़ कर लिया था घर बनाने में। नॉर्मल आदमी छोटा घर बना के दूसरी ज़मीनें खरीदेगा, वीकेंड हाउस खरीदेगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा। बट लॉजिक ये था मेरा कि मैं वीकेंड हाउस बनाऊंगा तो मैं कब जा सकता हूँ वहाँ पे? वीकेंड में या मे बी छुट्टियाँ। करेक्ट, ज़्यादातर महीने में एक आध बार। मैंने ये भी देखा कि जब मैं कोई क्लब का मेंबरशिप लेता हूँ 10-15 लाख का, तो शायद कभी वो क्लब में 4 बार भी मैं नहीं गया पिछले 4 साल में। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं घर ही मैं अपना वीकेंड घर बना लूँ, घर को ही क्यों ना मैं क्लब बना लूँ। इट टुक मी लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट वॉज अ बिग डिसीजन, बट मैंने जब घर में ही जिम बनाया, पैडल बनाया, वॉलीबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, ये सारी फैसिलिटीज़ जब बिल्ड करी, आज मेरे लिए अफोर्डेबल है मैं कह सकता हूँ, बट जब बना रहा था तब नहीं था। क्योंकि जिस घर में आज मैं रहता हूँ वो ऑलमोस्ट 14 साल पहले मैंने बनाया था, तब इट वॉज नॉट दैट ईजी। और उससे पहले का जो मेरा घर था, कि जो तो मैं कर्जे से बाहर निकल करके पहली बार मैंने वो घर बनाया था, जिसमें मैंने पहली बार जब छोटा सा जिम बनाया था, तो मैंने ये समझा था कि तब एक छोटा सा ही खर्चा हुआ था, 80,000 का एक मल्टी जिम का यूनिट में लाया था, फिर एक ट्रेडमिल था, इस तरह से कुछ 3-3.5 लाख के खर्चे पे मैंने बनाया था आज से 15 साल पहले। सो मैं इतना जानता हूँ कि वो जिम की मेंबरशिप साल की 20,000 में पड़ती, 3-3.5 लाख रुपए घर के लिए जिम के लिए खर्च कर दिए, वो कई गुना ज़्यादा है। बट वो जो पूरे साल में 10 दिन भी आते कि ट्रैफिक की वजह से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, मूड की वजह से नहीं जा रहा हूँ, या फिर जस्ट बिकॉज कि यार अब लेट हो गया हूँ इसीलिए शायद मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, वो सारे रीजंस और एक्सक्यूजेस ख़त्म हो जाते हैं जब मैंने अपने घर पे जिम बना लिया है। सो नाउ इवन वो 15-20 हज़ार का साल का मेंबरशिप के सामने मैं मानता हूँ 3 से 3.5 लाख सबसे सस्ते हैं। बिकॉज मेरे फादर ने एक चीज़ मुझे समझाई थी कि बेटा, पैसों से जो सोल्यूशन मिलते हैं वो दुनिया के सबसे सस्ते सोल्यूशंस होते हैं। क्या बात है, वाह। बिकॉज हमारा माइंड जो है ना, इट हैज़ बीन डिजाइंड फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग।
हमारे ब्रेन को तो सिर्फ आलस ही करनी है, कंफर्ट जोन में ही रहना है और बस प्रोक्रेस्टिनेट ही करना है। तो उससे ऊपर उठने के लिए आप जितना चीज़ों को आसान कर देंगे, करीब ला देंगे और सामने रखेंगे, उतना आप एक्शन ले पाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी इज एनिमी टू एग्जीक्यूशन। तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? अगर आपका टीवी सामने है और जिस सोफ़ा पर आप बैठे हैं रिमोट बाजू में नहीं है और वो सामने वाले ड्रॉवर के अंदर रखा हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स बन गया, आप वो टीवी चालू नहीं करने वाले। और उल्टा कि जहां पर आप ज़्यादा बैठते हैं वहां पर एप्पल और बनाना सामने रख लो, यू गोना ईट इट। तो कैसे चीज़ों को आसान रखा जाए, कैसे चीज़ों को पास रखा जाए, दैट्स द की फैक्टर। मैं खर्च उसमें करने में मानता हूँ। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया या कनाडा अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं, करियर बनाने के लिए सिंगापुर या दुबई जा सकते हैं, तो फ्रूट सामने रखना कौन सा मुश्किल काम है? घर में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, आजकल तो ऐसे जिम आ चुके हैं कि 1-2 लाख में काफ़ी सारी एक्सरसाइज घर पे ही हो जाए, उतने छोटे सेटअप में आपका काम बन सकता है। उतना भी नहीं, 5-10 हज़ार में कुछ केटल बेल, रेजिस्टेंस बैंड या कुछ चीज़ें लेकर आ जाओ, स्टेपर वगैरह, बहुत हो गया आपके लिए। योगा मैट ला सकते हैं। एब्सोल्युटली। बट लोग है ना, ये नहीं समझते हैं कि हम लोग पैसा बचाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, हम कमा ही रहे हैं पैसा खर्च करने के लिए। खर्च तो वैसे भी आप गलत चीज़ों पे कर रहे हो, पान मसाला सिगरेट शराब में भी कर रहे हो, 10,000 की फालतू की बोतल भी पी रहे हो जो जहर जा रहा है बॉडी में। तो उसके बजाय इस चीज़ों में खर्च करो। और जैसे ही आप एक हेल्थ की आइडेंटिटी में आओगे और जब आप उस पर खर्च करोगे, ऑटोमेटिकली दूसरी बुरी आदतें चली जाएगी। सो यू माइट बी टीचिंग योर ऑडियंस कि शाम को टीवी मत देखो, OTT पे टाइम पास मत करो, गलत चीज़ें मत खाओ, रात को 12 बजे जग के चाय पीने जाने की क्या ज़रूरत है, पान की दुकान पे नहीं जाना चाहिए, ऑल दैट। ये सब छुड़वाना आप चाहते हो तो उनको ये सिखाओ कि भाई जिम का मेंबरशिप लो, एक्सरसाइज करो, योगा क्लास ज्वाइन कर लो, शाम को जैसे हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, वॉलीबॉल, पैडल, वो शुरू कर लो। अब मुझे बताओ कि टीवी की टाइम और जगह कहाँ है आपके पास? है ही नहीं। क्यों आप पान की दुकान पे जाओगे? क्यों आप एक्सरसाइज करके फ्लैट स्टमक को फील कर रहे हो तो फालतू का बाद में खाना खाओगे? वाह। So rather than moving away from wrong things, it's better you come close to good things. Automatically जो wrong है वो दूर हो जाएगा। क्या बात है। तो माहौल बदल दिया आपने, आपके आसपास, इवन आपके आसपास के लोग भी वैसे हैं और आप नहीं है तो उनको बना देते हो। आई हैव सीन दैट। सो आई थिंक इसने आपने 2 स्टेप बताए। एक तो आप लोगों को है ना इन अ वे पैसा कमाने को तो कहते ही हो, सिखाते हो बेसिकली कि पैसे कैसे सही तरह से कमाए ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करे, बट पैसों का इस्तेमाल कैसे करना, आई थिंक वो भी जो आप सिखाते हैं अपने सेशंस में और यहाँ पर जो आपने थोड़ा बताया, आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसे कमाने के बाद एक्चुअली रियल स्ट्रगल शुरू होता है एंड यू टीच दैट वेरी वेरी वेल। So yeah, I mean, it's just about changing your environment. आपने देखा होगा कि हमारे घर में दिवाली पे अभी हमें कैरम बोर्ड लेकर आए। कैरम मैं पहले खेला करता था। अब जब ये चाहिए कि स्पोर्ट्स नहीं खेलना, थके हुए बैठ के कुछ करना है, चलो कैरम खेल लेते हैं। या फिर हम पैडल खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, तो बाद में कभी मन करता था कि यार इस दुकान पे जाके वो सोडा पीते हैं। अब उसमें उन्होंने शुगर डाला, ये डाला, वो क्या डाला पता नहीं है। तो अपने घर पे आपने देखा होगा कुछ वक्त पहले मैं एक छोटा सा सोडा मशीन लेकर आया, 2-5 हज़ार की चीज़ है, बट वो घर पे बन जाए तो जैसे भाग मिल्खा भाग का वो सीन है ना कि वो दूध 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 करके भाग रहा था। तो कभी कभी आज हम पैडल या वॉलीबॉल इस रूप से भी खेलते हैं कि बाद में सोडा पियेंगे। अब वो घर पे बना रहे हैं तो हेल्दी भी है, हमें पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया है, कुछ अच्छी वाली चीज़ें डाल दी, RHN की कुछ प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, एंड इट बिकम्स अ हेल्दी वर्जन ऑफ सोडा, राइट? सो सच स्मॉल थिंग्स और मैं ये मानता हूँ कि पैसा खर्च करके ये सारी जो खुशी आप पा सकते हैं ना, वो कई गुना बेहतर है। दैट कीप्स योर इमोशनल हेल्थ सो अमेजिंग। और जब आपके घर पे ये फैसिलिटीज़ है तो लोग आपके वहाँ आते हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपका एक अलग सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं। एवरी इवनिंग वी हैव अ ग्रेट सर्कल जिनके साथ हम बैठते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। सो ये जो आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है, that gives you a lot of happiness, because बड़ी गाड़ी या बड़ा घर आपको खुशी नहीं दे सकता है अगर आप अकेले हैं तो। जो हमारा घर है फिलहाल वो 60,000 स्क्वायर फीट का घर है, 30 रूम का घर है, बट वो 30 रूम भी आपको काटने को दौड़ेंगे।
सो इफ़ यू वांट चेंज योर लाइफ, फर्स्ट चेंज योर एनवायरनमेंट। अपना माहौल बदलना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स वन ऑफ द बिग रीजंस कि लोग आपके या हमारे फिजिकल इवेंट्स में आते हैं। ऑनलाइन तो अच्छा है कि आप बैठ के यूट्यूब पे कुछ देख लीजिए, दैट्स ग्रेट, बट देन फिजिकल इवेंट्स में आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, ग्रोथ माइंडेड लोग मिलते हैं। एंड दैट्स ऑल्सो वन रीज़न कि अभी तक मैंने 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया होगा पार्टिसिपेंट बन के, किसी के इवेंट्स में जा कर के, बैठ करके कुछ सीखने के लिए। और आप ये कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। आपने बीच में जो बताया ना कि आपने ये जो घर बनाया, आई रिमेंबर, मैं एक मैनिफेस्टेशन की छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगी, बिकॉज आप उसके ऊपर बहुत बातें करते हैं। मैंने मैनिफेस्टेशन आपसे सीखा है। आपने उस ज़माने में लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन सिखाना शुरू किया था जब लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लाइक 2006-7। तो मैंने जब 10 में सीखा, 2010 में मैंने वो सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया था। आई रिमेंबर 2011 में मैंने आपका एक और प्रोग्राम किया था, उसमें आपने अपना घर बन रहा था, जो अभी का घर है वो घर बन रहा था, जो 60,000 स्क्वायर फीट का बताया आपने वो वाला। और आप हाउस टूर, मतलब वो ज़मीन ही थी, बट आप ऐसे सब पार्टिसिपेंट्स को, मैं एज अ पार्टिसिपेंट जब आई, सबको आप दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पर हम ये प्लान कर रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड बनेगा, ये पूरा एक प्ले एरिया बनेगा, वगैरह वगैरह सब आप दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, तो आप विजुअलाइज करवा रहे हैं हमें कि देखो ऐसा 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 होगा। एंड वी वर वेरी हैप्पी। उस दिन मैंने एक थॉट दिया था, काश मेरा भी कभी ऐसा घर हो। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं सो मुझे लगता है मेरे मैनिफेस्टेशन से आपका मैनिफेस्टेशन ज़्यादा पावरफुल था। नहीं, आपने सिखाया, अप्लाई किया, और कभी मेरा ये सिर्फ इमेजिनेशन था या एक इंटेंशन था कि काश मेरा भी ऐसा कभी घर हो। मुझे नहीं पता था कि यही घर इसके जैसा के बदले यही घर मेरा हुआ। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड ग्रेटफुल टू यू। मैनिफेस्टेशन, आप इतने सालों से उसके ऊपर बात कर रहे हैं, यू आर द ओजी ऑफ टीचिंग मैनिफेस्टेशन टू पीपल। इतने लाखों लोगों की लाइफ आपने बदली है, और लोगों की मैजिकल कहानियाँ आपने सुनी है कि कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए सिर्फ ये एक शब्द से, मैनिफेस्टेशन से। आपके हिसाब से मैनिफेस्टेशन को अगर आसान भाषा में समझाना हो, अगर लोग अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस के लिए यूज़ करना चाहे, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट पावर? सो आई विल गिव यू 3 डेफिनेशंस ऑफ दैट। पहला, आपने अलादीन का जादुई चिराग देखा था, तो समझ लीजिए जब उसने चिराग को घिसा और जो जिन बाहर निकल आया और वो कहता था कि आस्क मी व्हाट यू वांट, तो एग्जैक्टली वैसे यूनिवर्स को आप वो जिन समझ लीजिए, एंड यूनिवर्स इज देयर, आप जो मांगे उसके ऊपर तथास्तु करने के लिए बैठा हुआ है। इसका दूसरा डेफिनेशन है, एक बड़ा सा आईना है ऊपर कहीं, और आप जो विचार, इमोशंस, वाइब्रेशंस उसे दे रहे हैं, वो मिरर उसे रिफ्लेक्ट करके मैनिफेस्ट करते रहता है। अब चाहे वो अमीरी के विचार है या गरीबी के विचार है, प्रॉब्लम के विचार है या सक्सेस के विचार है, वो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। और तीसरा हो सकता है, कंसिडरिंग योरसेल्फ एज अ मैग्नेट एंड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अट्रैक्ट। बट द बिगर क्वेश्चन इज कि ये जब मैं कहता हूँ तो लोग सोचते हैं मतलब ठीक है सर, तो क्या सोचने से ही सब कुछ हो जाता है, और अगर ऐसे मैनिफेस्टेशन काम करता तो मेरी ज़िंदगी में अभी तक मुझे वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले जो मैं चाहता हूँ। सी, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एक रिसर्च कहता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका का 2005 में रिसर्च हुआ था, दैट एक एवरेज इंसान के 80% विचार नेगेटिव है, एंड 95% ऑफ द टाइम वो विचार रिपीट होते हैं। तो जब कोई ये कहता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी में परफेक्टली काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपके 80% विचार ही नेगेटिव है, 95% वही विचार रिपीट हो रहे हैं, तो सीधी बात है कि मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी में परफेक्टली काम कर रहा है। सो प्रॉब्लम कभी भी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, नहीं, वो तो काम कर ही रहा है, बट आप जो सोच रहे हैं, आपके जो फीलिंग्स और इमोशंस है, वो उसके मुताबिक काम कर रहा है। सो व्हेन यू हैव बीन कोचिंग पीपल फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ, आपने खुद ही देखा होगा अपने कोचिंग्स में कि 90% 95% ऑफ द पीपल वो अपने बुरे इमोशंस ही लेकर आते हैं ना आपके सामने, वो बुरे थॉट्स लेकर आते हैं, तो वही तो बुरी चीज़ों को मैनिफेस्टेशन का रूप मिल रहा है, तो मतलब तो मैनिफेस्टेशन परफेक्टली काम कर रहा है। सो यहाँ पर फॉर्मूला समझना ये ज़रूरी है, दैट focused thoughts plus positive emotions plus immediate action, या फिर कहूँ immediate constant action, जब ये तीन चीज़ें कंबाइन होती है, so this becomes the formula: focused thoughts
प्लस पॉजिटिव इमोशंस प्लस इमीडिएट कॉन्स्टेंट एक्शंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। अब आप 3 स्टेप फॉलो नहीं करोगे, बैठ के बस सोचते रहते हो और कहोगे कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, तो नहीं करेगा। तीनों चीज़ें ज़रूरी है। ब्यूटिफुली पुट। तो आई थिंक मुझे ये जो आपने डेफिनेशन दिया उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई एम श्योर मुझे मिली है, लोगों को मिली होगी। एक गलती जो लोग करते हैं वो क्या होती है? एक तो है कि हाँ सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। उसके अलावा एक गलती क्या करते हैं जो उनको लगता है कि मैं जो सोचूंगा वो हो जाएगा, बट हो नहीं पा रहा और फिर ब्लेम करते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो वर्क नहीं करता। तो आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या गलती देखी है? सबसे बड़ी गलती जो लोगों को पता ही नहीं जो मैनिफेस्टेशन में वो कर रहे हैं वो है दूसरों के लिए बुरे भाव रखना। मतलब कि किसी की मर्सिडीज BMW देख के ये फीलिंग कि साले अमीर लोग कुछ भी रोड को अपना बाप का गार्डन समझते है, हैं हाँ। और कैसे भी चला रहे हैं। नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनके लिस्ट में अगर मर्सिडीज BMW कोई भी लग्जरी कार है और ये वाइब्रेशन किसी और की मर्सिडीज BMW को दे दिया तो आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। दे डोंट अंडरस्टैंड कि जब खुद आप मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुंचना चाहते हो और आपने शिवांगी की चैनल या फिट भारत पे आकर के कुछ बुरा कमेंट कर लिया क्योंकि वो मिलियन पे है एंड यू थिंक यार ऐसे लोग कैसे मिलियन पे पहुंच जाते हैं, मैं पहुंचना चाहिए, तो मतलब आप मिलियन पे कभी नहीं पहुंच सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी आप ब्लेम करोगे अपनी लाइफ को लेकर के या किसी को भी बुरे इमोशंस और वाइब्रेशंस दोगे, नफरत, हिंसा, बदला, जेलसी, एनीथिंग लाइक दैट, गुस्सा, वो आपकी ही तरक्की रोक रहा है। अगर आपने मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल सही तरीके से भी यूज़ किया होगा तो भी मैनिफेस्टेशन में रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, आपकी मेहनत वेस्ट होना शुरू हो जाती है जब आप ब्लेम करोगे। इवन अपने पास्ट को ब्लेम करोगे, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है उसको लेके बॉस को ब्लेम कर लिया, पार्टनर को ब्लेम कर लिया, गवर्नमेंट को ब्लेम कर लिया, पैंडेमिक को ब्लेम कर लिया, व्हाटएवर दैट माइट बी, कुंडली, नसीब, किस्मत, डजंट मैटर। बिकॉज मैनिफेस्टेशन ये कहता है दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। नाउ इफ यू स्टार्ट ब्लेमिंग इन एनी वे, that means you are not taking responsibility. If you're not taking responsibility, how can you create your life? So blame game में ना उतरना, रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% ले लेना अपनी लाइफ की, वहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। Yeah. ब्यूटिफुल। आपने बताया मैनिफेस्टेशन सभी चीज़ को ओवरकम करके आपको वो दे सकता है जो इवन आपकी कुंडली में भी नहीं लिखा। आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा बताया था कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। उस वक्त क्या फीलिंग था और कैसे आपने उसे बदला? मैं 16 साल का था तब 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने मेरी कुंडली देखकर ये कहा था कि ये बच्चा ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। और उस वक्त आपकी कंडीशन क्या थी? मैं तब हम लोग किराए के मकान में थे और मेरे पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा था जो आज से 22 साल पहले था, तो तब का आप 80 लाख 1 करोड़ समझ लो आज के मुताबिक। और मेरी स्कूल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को थी, कॉलेज जाने का पैसा नहीं था। सो दिस वॉज द सिचुएशन जब ये मुझे बताया जा रहा है। सो इन अ वे जो मेरी सिचुएशन है उसके मुताबिक ये सही बताया जा रहा है। करेक्ट। बट मैं ये मानता हूँ कि जो आपकी कुंडली है वो आपका एक हार्डवेयर है जिसको लेकर आप पैदा होते हैं। भाई इस पर्टिकुलर नक्षत्र में मैं पैदा हुआ, लेकिन जब आप अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं, आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, जो जो चीज़ें सीखते जाते हैं कि सफल कैसे होना, बेहतर लाइफ कैसे जीना, रिश्ते कैसे सुधारना, हेल्थ को अच्छा कैसे करना, ये सारा जो है वो मैं मानता हूँ आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम माने आपका सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर जो लेकर आप पैदा हुए थे, जब मैं जन्म लिया था तब वो मेरी कुंडली थी, बट जन्म के बाद मुझे 16 साल हो चुके हैं और आगे और 60 साल मैं जीने वाला हूँ। तो इस दौरान मैं अपने सॉफ्टवेयर और OS को नॉलेज से कितना अपडेट और अपग्रेड करता हूँ वो डिफाइन करेगा मेरी ऊंचाई को, ना कि मेरा सिर्फ हार्डवेयर। सो मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, हार्डवेयर अपनी जगह पे काम करता है, बट आप अपने आप को अपडेट करते जाओ, अपग्रेड करते जाओ, इट्स गोना चेंज एवरीथिंग। बिकॉज कभी भी कोई चीज़ प्री डिफाइंड या डेस्टाइन अगर होती तो फिर एस्ट्रोलॉजर भी तो क्या कर रहे हैं, उनको भी तो कुछ नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि अगर पहले से लिखा हुआ है कुछ होने वाला है तो एस्ट्रोलॉजर की हमें कहाँ ज़रूरत है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी तो सब कुछ बताने के बाद एक चीज़ कहता है ना, जब आप पूछते तो इसका उपाय तो बता दीजिए। हाँ। और अगर उपाय 101 रुपये में ही निकल रहा है या 1001 में निकल रहा है या
दोरा धागा कुछ पत्थर से, कुछ पूजा पाठ से निकल रहा है, मतलब उपाय है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप उसमें मानते हैं और उसका उपाय आप निकाले तो अच्छी बात है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, इट्स अ साइंस। लेकिन आपके जो कर्म है वो उससे भी बड़ा साइंस है। तो जो भी लिखा हुआ है यू कैन री राइट इट थ्रू योर कर्मास। वाह। एंड आई रिमेम्बर एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर रिसेंटली आए थे हमारे घर, और उन्होंने आपकी भी कुंडली जब देखी, उनका ये कहना था, ही वाज शॉक्ड कि यार ये कुंडली और आप एकदम अलग है। मतलब आप जो जी रहे हो और जो कर रहे हो और जो आपका स्वभाव है, जो आपका बिहेवियर है, थॉट्स, इमोशंस, वो कुंडली में कहीं है ही नहीं। आपने अपने माइंडसेट से उसे ओवरकम कर लिया है। तो आप सिर्फ सिखा नहीं रहे हो, यू डिड दैट। सी शिवांगी, इसमें ऐसा है कि ये कुंडली वगैरह जो है वो इंसानों के ऊपर अप्लाई होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हम एक्चुअली इंसान नहीं हैं, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स जो इंसानी अनुभव करने के लिए इस संसार में आते हैं। तो जो लाइफ हमें मिली है ये 100 साल की, सच ये है कि इससे पहले भी हम जी चुके हैं, इसके बाद भी जीने वाले हैं। सो हम कहते हैं आत्मा अमर है। सो बेसिकली मैं, छोटा वाला जो आई है, ईगो के बिना वाला, दैट्स सोल, वो मैं हूँ। इट्स लाइक ये मेरी घड़ी है, मैं घड़ी नहीं हूँ। ये मेरा बॉडी है, मैं बॉडी नहीं हूँ। इफ यू कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स एट द स्पिरिचुअल लेवल के हु एम आई, तो जो नक्षत्र में मैं पैदा हुआ, जो कुंडली मेरी है, वो तो ये बॉडी के जन्म के साथ जुड़ी हुई है ना, मेरे साथ थोड़ी जुड़ी हुई है। आई एम बियॉन्ड दिस बॉडी, आई एम बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। बट बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी अ लॉट, और ओपन फोरम में मैं कभी ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, तो पीपल माइट थिंक दैट आई एम अ बिजनेस मैन, आई एम अ लाइफ कोच। बट मेरा जो बेस और फाउंडेशन है, ये 2006-7 की बातें हैं, जब जी जागरण टीवी चैनल के ऊपर कभी मैं भगवत गीता पर बात करता था। इट्स 20 ईयर्स ओल्ड नाउ। और कभी को लोगों को जब मैं बातें बताता हूँ तो लोग देख के कहते हैं आप 20 साल के लगते नहीं हो। तो आप ये कहते हो आप 29 साल से ये कर रहे हो, हाँ, वो लोग कर रहे हो कमेंट 30 साल करते से। हैं कि तो आपकी द उम्र। फैक्ट इज, किसी में बहुत बरसों तक लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखा चुका हूँ, ठीक है। लेटली आई डोंट टॉक मच अबाउट इट, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व ये करी है कि जब आप अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तो जितना भी फिजिकल डायमेंशन पर जो चीज़ें मैटर करती है और इफेक्ट करती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ब्यूटिफुल। आप वास्तु में भी जैसे माय फादर इज़ अ वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, तो आपको जब वो बताते भी है ना, अब वो भी समझ चुके हैं। बट जैसे वो बताते हैं कि आपका जो आपके बेडरूम का टॉयलेट, उसमें ऐसे आप ब्लू कलर लगाइए ताकि वो एक वास्तु का इफेक्ट होना बंद हो जाए। फिर कहीं पानी का लीकेज हो रहा है तो मेक श्योर कि फटाफट से तो वो सारी चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती है। एंड नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं उठी कि कोई You're not पट्टी वट्टी against. लगा के कलर वलर करके कुछ अच्छा ही हो रहा है मेरे लिए, तो आई एम ओके विद दैट। हाँ। अब कोई आके कहेगा एक एस और लगा दो नाम में और ई बीच में डाल दो और एक ए Correct. ऐड कर दो। करेक्ट। मैंने आज दिन तक वैसे कुछ किया नहीं है, बट कोई कहे और कुछ फायदा हो रहा है, आपने कर लिया, अच्छी बात है। बट अगेन पॉइंट इसमें क्या है, वी आर बियॉन्ड दिस। सी, वास्तु घर की जरूरत नहीं है। वास्तु के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको वास्तु पुरुष कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये था कि दो किस्म के वास्तु की हम बात कर रहे हैं। एक है कि इस कोने में ये है, उस कोने में वो है, जिसका इफेक्ट मेरे पे हो रहा है। और दूसरा है वास्तु पुरुष, यानी कि हम खुद इंसान, हम जो वाइब्रेशंस में जी रहे हैं उसका इफेक्ट भी घर पे भी हो रहा है। क्या बात है। तो आप कितना भी अच्छा वास्तु वाला घर बना लो या ऑफिस बना लो, बट आपका ही वास्तु ठीक नहीं है, आपका थिंकिंग, बिलीफ, आपके वाइब्रेशंस और आपके इमोशंस, तो आप उस चीज को बिगाड़ के ही रहोगे। वेरी ट्रू। और अगर कोई मानो संत महात्मा टाइप की पर्सनालिटी है जो खुद एक वास्तु पुरुष इवॉल्व्ड है, सिंपल एग्जाम्पल कुड बी, लेट्स से आप किसी में भी मानते हैं, आप श्री श्री में मानते हैं, आप सदगुरु जी में मानते हैं, आप बीके शिवानी दीदी में मानते हैं, जहां पर भी जो भी हमें स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड लगते हैं और जिनको हम सुनना पसंद करते हैं। डू यू अग्री कि हम कहते हैं कि दीदी एक बार घर पे आ जाइए, गुरुजी आप एक बार घर पे आ जाइए, आपके पैर पड़ जाएंगे तो हमारा घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। ये उतना ही सच है और आप ये बोलते भी तो है। एब्सोल्युटली। बट नाउ यू वांट टू कीप चेंजिंग द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ योर हाउस, यू डोंट वांट टू चेंज योर इंटीरियर। करेक्ट। और इसीलिए आपने खुद वास्तु, फेंग शुई, एस्ट्रोलॉजी, ये सब आपने सीखा है। सो यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो
कंसेप्ट काम नहीं करते, बट वो कंसेप्ट ज़रूर काम करते हैं, बट उससे भी बियॉन्ड होता है ये। और जब ये ठीक हो जाए ना, तो आसपास वास्तु हो या वो आपका न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट हो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। सी लोगों को ये समझना ज़रूरी है दैट अभी तक हमने जितना अपने ब्रेन को यूज़ किया है दैट्स नॉट मोर देन 2%, 98% इज़ ग्रे मैटर। अगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग को देखा जाए तो पानी के ऊपर 10% है, दैट्स द कॉन्शियस माइंड, 90% इज़ द सबकॉन्शियस माइंड, जो लोग अभी तक उसके बारे में जानते ही नहीं है। नाउ यू टेल मी वन थिंग, कि जब आप ये कहते हैं कि ये मैंने पहन लिया कोई दोरा धागा या ये पत्थर या मैंने यहाँ माथा टेक दिया इसलिए मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो सच ये है कि देखो वहाँ माथा टेकने से या पहनने से या कोई पत्थर से कुछ नहीं हुआ है। यू ऑलरेडी हैव दैट पावर इनसाइड यू। आपका ये मानना कि मैंने माथा टेका, आपका ये मानना कि मैंने पहना है, उससे ये होगा, दैट्स वर्किंग फॉर यू। और मेडिकल साइंस में भी इसको प्लेसिबो कहा गया है। शुगर पिल दे दो किसी को बोल के कि हेडेक की दवाई है, तो हेडेक भी दूर हो जाता है। और ऐसे तो कितने सारे रिसर्चेस हुए हैं कि जिसमें कुछ बच्चों को सिर्फ वीडियो गेम्स खिलाई गई, ये कहते हुए कि सामने फाइटर प्लेन की गेम में आप जिनको दुश्मनों को मार रहे हैं वो आपके अंदर बुरे वाले सेल्स है जो आप मार रहे हैं। और जिन बच्चों को ब्रेन हैमरेज कभी था, तो ऐसे भी रिसर्च आर्टिकल आ चुके हैं कि उसमें से कुछ बच्चे अपने आप रिकवर हो गए, क्योंकि जो वीडियो गेम खेल रहे थे और बच्चों को आप जो कहोगे वो मानना शुरू कर देते हैं। तो महीनों भर उन्होंने वो किया और वो रिपेयर भी हो गए, ठीक भी हो गए, जिसका मेडिकल साइंस के पास तब कोई क्योर अवेलेबल नहीं था। सो द फैक्ट इज दैट यू योरसेल्फ हैव सो मच पावर। अगर आप कहते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर जगह जाके कुछ हो गया, तो वो इफेक्ट तो सबको इक्वल मिलनी चाहिए ना। और जब कोई एक चीज से सबको इक्वल इफेक्ट ना मिल रही हो, मतलब ये हुआ कि सारी इफेक्ट यहीं पर है। मतलब आप कहोगे आपका विश्वास नहीं था, आपने भरोसा, आपकी श्रद्धा में कमी पड़ गई। मतलब तो ये हुआ ना कि पावर बाहर नहीं था, पावर तो आपकी श्रद्धा में था। वाह, दिस इज लाइक आहा मोमेंट, बल्ब ऑन मोमेंट था। क्योंकि एक्चुअली काम वो तो शायद कर रहा है, नहीं कर रहा है हमें नहीं पता, उसका भी लॉजिक होगा। नहीं ठीक है, वहाँ वाइब्रेशंस है, वो काम करते हैं, बट वो वाइब्रेशंस आप कितने ले पा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स योर रिसेप्टिविटी। यू सी, इट वाज नॉट जस्ट अर्जुन जो कृष्ण से मिल रहे थे। अगर कृष्ण किसी की जिंदगी को बदल सकते तो दुर्योधन की भी बदल जाती। तो वो योगेश्वर है, वो परमात्मा है, सब सही है। बट उन लोग जब पूजा पाठ करते हैं, लोग जब मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोगों का बस एक सपना कि बस ऊपर वाले के दर्शन हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। अरे भाई, दुर्योधन को कितनी बार दर्शन हुए, कितने सारे और महापुरुष थे जिनको वहां पर दर्शन हो रहे थे, किसी का कुछ नहीं हुआ, अर्जुन की जिंदगी बदल गई। क्योंकि एक लॉजिक है इसका, अर्जुन वॉज रेडी एंड ही वॉज रिसेप्टिव, ही वॉज रेडी टू रिसीव। तो अभी आप भगवान के सिर्फ दर्शन कर लोगे उससे हो जाएगा, वैसा नहीं है। भगवान ने जिंदगी जीने का रास्ता भी तो दिखाया है। आप भगवान की लीलाएं चमत्कार सुन रहे हैं, बट भगवत गीता से 4 बातें फॉलो कर ली और उसके मुताबिक जीने लगोगे, कर्म बदलेंगे तो नतीजे बदलेंगे। मंदिर, जगह, वास्तु, वाइब्रेशन सब है, बट मैंने इसलिए कृष्ण जी का एग्जाम्पल दे दिया कि उससे परे तो अब कुछ बचा ही नहीं। तो रिसीव करने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। आपने एक चीज़ बताई बीच में कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप बहुत बातें करते थे पहले, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ आपने बंद किया। आई रिमेंबर बहुत बार जब हम वैसे ही बात करते हैं तब आपने कहा है कि लोग सच नहीं सुनना चाहते। तो मैं चाहती हूँ कि आज सच बता ही दो, भले कितना कड़वा क्यों ना हो। मुझे पता है कि जब आप बहुत कम उम्र के थे, आप श्री श्री रविशंकर जी, आप सद्गुरु, आप ओशो आश्रम और बहुत ऐसी जगह पर गए और बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपने किए। आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से सच है जो लोगों को कड़वे लगते हैं, जो सुनना नहीं चाहते हैं? कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो उनको ऐसा फील करवा दे दैट मैंने ये नज़रिए से तो कभी देखा ही नहीं था, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने आसपास के लोगों को। ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहेंगे ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल? एक इंसान सिगरेट पीते हुए मंदिर की ओर जा रहा था। मंदिर में अंदर जाने से पहले उसने सिगरेट बाहर फेंक दिया, फिर मंदिर गया, पूजा पाठ किया, बाहर निकला, आदत से वापस सिगरेट ले लिया। मैं पूछूंगा कि उसने मंदिर में सिगरेट क्यों नहीं पिया? भगवान है, क्योंकि अंदर भाई मेरे भगवान है। तो मतलब ये हुआ कि मंदिर नामक 4 दीवारों के अंदर भगवान है।
बाहर कहीं पर भी नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, भगवान तो हर जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप अंदर सिगरेट नहीं ले सकते तो बाहर कैसे ले सकते हैं? और अगर आप बाहर ले सकते हैं तो एक बार अंदर भी लेकर देखो, मंदिर में मार मार के लोग छुड़वा देंगे। तो ये सारी ऐसी कड़वी बातें हैं। अगर मैं इसको खोलना शुरू करूंगा तो हम इंसानों ने अपने धर्म को, आध्यात्मिकता को सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ और अपने रूल बुक और सहूलियत के मुताबिक शिफ्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है। बस दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे ये सारी जो प्रोडक्ट्स है, तम्बाकू टाइप की, मसाले टाइप की, जब हमारे धर्म बने थे तब उसके बारे में कभी कुछ लिखा नहीं गया, क्योंकि तब ये प्रोडक्ट्स नहीं थी। तो मुझे तो ये लगता है कि काफ़ी वक्त से इवन धर्मों में जो बताया गया है, लिखा गया है, उस ज़माने के लिए परफेक्ट था। उसे अब अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है आज की लाइफस्टाइल के मुताबिक। अदरवाइज़ आप आज के बच्चों को जो एआई में पैदा हो रहे हैं, उनको अच्छी लाइफ, स्पिरिचुअलिटी कैसे दे पाएंगे? लेट्स से कि सब कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान मेरे साथ आ जाए, वगैरह वगैरह। लोगों को ये इसलिए चाहिए क्योंकि उनको लगता है उससे वो चमत्कार कर पाएंगे, लीलाएं कर पाएंगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर भगवान आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, आपके प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। सपोज करो कि आपके घर पर डोरबेल बजा, आपने दरवाज़ा खोला, सामने सूट बूट में कोई इंसान खड़ा है। आप कहते हैं भाई क्या चाहिए, कौन हो? वो कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, आप इतने बरसों से मेरी पूजा पाठ कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, मुझे याद कर रहे थे, तो मैं अब आपको मिलने के लिए चला है और हम हमेशा मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ। आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, कोई और ना देख पाएगा ना सुन पाएगा, अब मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओ माय गॉड का सीन हुआ। अब जिंदगी जी कर दिखाओ। अब आप अपनी दुकान पे जाके कस्टमर को ये बोल के दिखाओ कि अरे मैं आपको जितना सस्ता दे रहा हूँ उतना सस्ता किसी और को नहीं देता हूँ। बोल के दिखाओ, कृष्ण बाजू में खड़े, बोलो। जब घर लेट आओ और बीवी पूछे भाई क्या हुआ, क्यों लेट पड़े, और बोलो अभी टायर पंचर हो गया, ट्रैफिक जाम था, कृष्ण बाजू में खड़े बताओ। सच ये है कि हमने भगवान को वो मंदिर नामक 4 दीवारों में इसलिए बंद करके रखा हुआ है क्योंकि अगर वो बाहर निकल आएंगे और वो हमारे साथ जीने लगेंगे ना, तो अपनी लीलाएं बंद हो जाएगी। तो हम जो झूठ बोलते हैं, हम जो खेल खेलते हैं रियल लाइफ में, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ये जो हम कर रहे हैं अपनी तरक्की के लिए, ये सब बंद होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं, सुबह दुकान खोलते हैं, पहले भगवान को उठाते हैं, नहलाते हैं, झुलाते हैं, खिलाते हैं, और फिर भगवान को सुला देते हैं। पहले भगवान को नहलाया, उसके बाद कस्टमर को नहलाना है। अभी भगवान जागते रहेंगे और देखेंगे कि मैं कस्टमर को कैसे नहला रहा हूँ, तो कर नहीं पाएंगे ना ये सब। इंडिया की तरक्की के पीछे धर्म और आध्यात्मिकता का बड़ा हाथ है। बट मैं ये भी कहूँगा कि हम जितनी तरक्की कर सकते हैं उतनी नहीं कर पाए, उसमें भी कहीं उसी का हाथ है। क्या बदलना चाहिए? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बाहर कोई ऊपर बैठ के आपको नहीं देख रहा है और ना जज कर रहा है। अगर आप ये मानते हैं कि मैं 60 साल तक कैसे भी ज़िंदगी जी लूँ और उसके बाद महाकुंभ आएगा और मैं स्नान करके सारे पाप धो लूँगा, पहले तो पाप क्यों करने जा रहे हो फिर? एवरी मोमेंट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो पहले तो एटलीस्ट अवेयरनेस में रह के सही डिसीजंस लो। जाने अनजाने में गलतियां तो सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, बट इट्स नॉट अबाउट कि गंगा में स्नान करके वो धोने हैं। उस स्नान की वजह से ही तो आप देखो, इंडिया में हम गायों को माता मानते हैं, लेकिन आप कभी फॉरेन में जाके जितनी भी गायें या जितने भी पशुओं को देखेंगे, भले वो खाते हैं जो करते हैं, बट आप अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे ना तो बहुत साफ सुथरा है। और हमारे वहाँ कितनी गायें आपको मिलेंगी जो कहीं कचरा और प्लास्टिक खा रही है। माता मानते हैं तब। हम यहाँ नदियों को माता मानते हैं, देवियों का रूप देते हैं। आप फॉरेन में जाके कभी नदियाँ देखेंगे और यहीं पर आप देखो तो यहाँ साफ करने के लिए कैंपेन चलाने पड़ते हैं। हमने अपनी नदियों को इतना खराब करके रखा हुआ है। सो इट्स नॉट समथिंग आउटसाइड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज नॉट अ पर्सन, इट्स अ प्रेजेंस। वो एक मौजूदगी है जिसके साथ आप जी रहे हैं, और वो कण कण में हर जगह पर मौजूद है। इस आवाज़ में भी वही शक्ति है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर, इस माइक के अंदर भी वही है।
And when you start living with this awareness, then every moment you will consciously choose what's right. And when I say what's right, तो सांख्य योग में ये बात लिखी हुई है कि धर्म की राह पे चलना और अधर्म के राह पे चलना, व्हाट्स द डिफरेंस? अधर्म का मतलब होता है जिसमें मैं सिर्फ अपना स्वार्थ देखूं, मेरा भला हो रहा है, बट किसी और का नुकसान हो सकता है उसमें। और धर्म का मार्ग वो है, सांख्य योग कहता है कि जिसमें मैं वो चुनाव करूं जिसमें मेरा और सबका भला हो रहा है। बट टुडे नोबडी इज थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। आप देखना कि ट्रेन और बस आके रुके और उसमें लोग धक्का मुक्की करे अंदर जाने में, समझ सकते हैं। एक फ्लाइट आके रुके और अंदर के जो पैसेंजर्स, अभी तो जब बोला जाता है कि नाउ यू कैन डी बोर्ड या दरवाजे खोले जा रहे हैं, अचानक से एक साथ सब खड़े होना शुरू कर देते, छोटी सी आइल को मुंबई की लोकल ट्रेन बना देते, जबकि मैं मानता हूँ प्लेन में ट्रैवल करने वाले समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या ज़रूरत है? और अभी भी एक सिंपल सा कि आगे की सीट वाले को पहले जाने का अधिकार है, जाने दो, इतना सिंपल है। उसमें भी झगड़े हो जाते हैं। वहाँ पर लगेज बेल्ट के पास आके आप अभी भी अपनी ट्रॉलियाँ लेके उसको टच करके बेल्ट को खड़े रह जाते हो, उसको स्क्रैच करवा रहे हैं। सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े रहो, कोई खड़ा है उसके आगे आके कोई खड़े रह जाता है। पीपल हियर डोंट अंडरस्टैंड। हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, एक तरह से हम कहते हैं पॉपुलेशन की वजह से है, भीड़ भाड़ की वजह से, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उतना एक्चुअली आपको सिस्टम्स को ज़्यादा फॉलो करनी चाहिए। जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं वहाँ पर उतनी सिस्टम्स की ज़रूरत नहीं जितनी हमें है। आज हम जापान में थे, एक एक्सकेलेटर के ऊपर भी, वहाँ पे पूरा जापान देश एक्सकेलेटर जो ऑटोमेटिक चल रहा है उस पर भी एक साइड पे खड़े रहते हैं, दूसरी साइड की जगह खाली रखते हैं किसी को स्पीड में जाना है तो। और अपने वहाँ तो बस बीच में फैल के खड़े रहते हैं या दो दोस्त सामने सामने खड़े रह के बातें कर रहे हैं। सो ये सारी बहुत बेसिक सी चीज़ है। लिफ्ट खुलती है और आपने देखा होगा कि जब लिफ्ट खुलती है तो सीधा बाहर वाला इंसान अंदर जाने की कोशिश करता है। अरे भाई, अंदर जो है वो भी तो बाहर निकलना चाह रहा है ना, अंदर उसको बस थोड़ी जाना है, घर थोड़ी बनाया उसने, बाहर निकलने दे उसे। So it's just about small etiquettes, manners, awareness. Absolutely. वॉशरूम की लाइन है तो वॉशरूम की लाइन में आप खड़े हो, बट पीछे से कोई नया बंदा आके तुरंत ही आगे दरवाजे के आके खड़े रहे। So ये हम कहते हैं कि हमारे संस्कार इतने पुराने हैं ये वो, बट कहाँ है ये बेसिक सी मैनरिज्म, बेसिक से एटिकेट्स कभी कभार मिस हो जाते हैं। वी हैव ग्रेट वैल्यूज इन इंडिया बिकॉज वी आर गॉड लविंग नेशन, बट कहीं ना कहीं you cannot leave everything on God because God helps those who helps themselves. तो हमें जो करने की ज़रूरत है वो हम ही को करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं वही आदत है आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही आप आने वाली जनरेशन्स को सिखा रहे हैं। इतने हद तक कि जो मिलियनर्स है और जो बिलियनर्स है हमारे देश के, इवन कभी कुछ ऐसे भी है जो शार्क्स भी बन के आते हैं और कोई अच्छे इन्वेस्टर्स भी है और इनके भी सोशल मीडिया पे हज़ारों लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी आप फ़ोटोज़ डाल रहे हैं कि आपने कोई बड़ी महंगी बॉटल खोल दी, आप फ़ोटोज़ डाल रहे हैं कि आप कोई कसिनो में कुछ खेल रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें आप सोच समझ कर ये चीज़ें पोस्ट करें। पहले तो आप खुद ये ना करें, और अगर आपकी वैल्यू सिस्टम में है और कभी कभार आप करना चाहते हैं, इट्स अंडरस्टैंडेबल, कुछ बुरा नहीं है अगर अवेयरनेस के साथ किया जाए। बट जब आप वो डाल रहे हैं तो आपकी लाखों लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा ढंग से समझाइए कि आप ये क्या कर रहे हैं। कसिनो जाना बुरा नहीं, बट कभी कभार ये कहना कि सी आफ्टर 2 years वी आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड जस्ट थॉट टू ट्राई समथिंग, दैट इज़ ओके, क्योंकि आप वो मैसेज दूसरे हज़ारों लाखों लोगों को भेज रहे हैं। हमारे देश में अभी भी एजुकेशन की बहुत कमी है, तो जस्ट बिकॉज कि फॉरेन के लोग कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं इसीलिए हम अमीर हो गए, अब उनके साथ उठना बैठना है, हम भी ये पोस्ट करेंगे। यू डोंट अंडरस्टैंड कि अभी भी आप अपने देश की पब्लिक को इनडायरेक्टली क्या सिखा रहे हैं जिनके अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं है। इसलिए आप देखना, हॉलीवुड की फिल्म शुरू होती है तब आगे एक बड़ा सा चीज़ लिखी हुई नहीं आती, एंटरटेनमेंट के लिए ये फिल्म है, इसमें कुछ सच नहीं है, सारे पात्र गलत, ये वो। हमारे देश में फिल्मों में अभी भी लिखना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो सभी चीज़ों को पर्सनली नहीं ना जानते हैं, जो ये नहीं समझ पाते भाई ये फिल्म है। कुछ लोग है ना स्ने ये कहेंगे कि हम तो देशभक्त है, देश के अगेंस्ट आप कैसे बोल सकते हो।
और वही लोग हैं जो कचरा करते हैं, वही लोग हैं जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, और वही देश की तरक्की में अरे बीच में भाई, आते हैं। भारत माता की जय बोलने से देश की तरक्की नहीं होगी, जीएसटी भरने से होगी। आप टैक्स चोरी करोगे, जीएसटी नहीं भरोगे, कचरा फेंकोगे, फिर ये कहोगे कि हम देशभक्त हैं, तो कैसे चलेगा? तो देश को आगे बढ़ाने के लिए हर इंसान ऐसा क्या करे? आपने बहुत चीज़ें बताई, अगर सम अप करे तो वो क्या होगा? आप क्या बदलाव चाहते हैं कि सब में आए? क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनके अंदर कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग शायद करना चाह रहे होंगे। क्या है? बहुत बरसों पहले मैं चाइना में था और वहाँ पर मैंने जितने लोगों के साथ डील किया, मैंने कभी किसी को गुस्सा करते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए नहीं देखा। उनके लिए उनका वर्क, उनका वर्शिप था। जबकि चाइना का भी पॉपुलेशन हाई है। या मैंने जोहानिसबर्ग के वॉशरूम के अंदर देखा है कि एक क्लीनर जो है, जब हम वॉशरूम में एंट्री लेते हैं जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट के, तब इनवाइट करता है ये कहते हुए कि गुड मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम टू माय ऑफिस। यस। वो इतना खुश है, आपको बाथरूम जो उसका क्लीनिंग का काम है उसको वो अपना ऑफिस मानता है, क्योंकि वो दिन में 12 घंटे वहाँ बिता रहा है। वो उतना शिद्दत से अपना काम कर रहा है। तो चाहे आप एक वॉचमैन हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ है, एक कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस चलाते हैं, पहले तो वर्क के अंदर एक्सीलेंस लेकर आओ। आलस, कंफर्ट, काम के दौरान मोबाइल करना कि क्या चल रहा है। मैं तो कहूँ 8.5 घंटे 8 घंटे काम ही मत करो, भले 6 घंटे कर लो, बट शिद्दत से करो। दैट्स नंबर 1. Number 2, if you have an opportunity to become a businessman, then do that. Because अगर देश को ऊपर उठाना है तो अभी का जो हमें सुपर पावर बनना है वो इकोनॉमिक सुपर पावर है। और भारत, जैसे हम कहते थे सोने की चिड़िया था, वापस सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। 2047 इंडिया कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट उसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन कि कैसे मैं इकोनॉमी और जीडीपी को आगे बढ़ा सकता हूँ। एंड दैट कैन हैपन व्हेन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, व्हेन यू प्रोवाइड मोर जॉब्स एंड व्हेन यू प्रोवाइड मोर वैल्यू टू दी कस्टमर्स। और जब आपका बिजनेस ग्रो करता है और आप जब टैक्स पे करते हैं तो उससे ग्रोथ आ रहा है वहाँ पर भी। आपकी तरक्की में ही देश की तरक्की छुपी हुई है। सो पहला आपने बताया कि जो भी काम करे वो शिद्दत से करे, ऐसा नहीं लॉन्ग आवर्स तक करना है, बट जितना भी कर रहे हैं अपना 100% एफर्ट डाले। दूसरा आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप, एक खुद का कुछ करने के बारे में, देश की तरक्की में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और क्या है तीसरा? तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी, आपके आजू बाजू जितने लोग हैं, आप पहले तो ये बोलना बंद कर दो कि तू ये नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता। पहले तो क्या आपने वो किया है? नहीं। तो आपको किसने हक दे दिया किसी को डीमोटिवेट करने का? आई बिलीव एवरीवन इज अ कोच। एवरीवन कैन ईदर इंस्पायर और डीमोटिवेट समवन थ्रू देयर वर्ड्स एंड बिहेवियर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और आने वाली जनरेशन्स आगे बढ़े, तो मेहरबानी करके आप उनके लिए डिसीजंस लेना बंद कर दो कि तुझे इंजीनियर बन जाना चाहिए, तुझे सीए कर लेना चाहिए। भाई उसको जो बनना है वो बनेगा। आप उससे ये पूछो कि बेटा तुझे क्या बनना है, और तुझे जो बनना है उसके लिए हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपके पास 4 या 7 ही करियर ऑप्शन है जो आपके दिमाग में, आपके तजुर्बे से आपको पता है। उसके पास 700 ऑप्शन अभी अवेलेबल है। वो यूट्यूबर भी बन सकता है, हेल्थ कोच भी बन सकता है, लाइफ कोच भी बन सकता है, फोटोग्राफर भी बन सकता है, फिटनेस कोच बन सकता है। न्यूमरस ऑप्शंस अवेलेबल है। एआई के 6 टूल सीख के घर बैठ के 6 महीने में वो महीने के लाख रुपए कमा सकता है। सब कुछ संभव है आज। तो यू आर नॉट द वन टू टेल एनीवन कि तू क्या नहीं कर सकता है। आपको किसी ने ये हक नहीं दिया है। कभी कभी किसी की 25 साल की पढ़ाई और मेहनत वेस्ट हो जाती है जब किसी ने उसे बोल दिया कि तू ये नहीं कर सकता है। एंड ब्लडी यू डोंट नो कि आपने कितने लोगों को जाने अनजाने में ये बोला हुआ है। सो ट्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, डू नथिंग। इवन इफ यू आर नॉट अ कोच, इवन इफ यू नो नथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, एटलीस्ट इंस्पायर समबडी। कोई आके आपको कोई एआई का आइडिया दे रहा है कि ये वो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको, डजंट मैटर। बी लाइक दैट सपोर्टिंग मदर। जिस मदर को जब एक बच्चा आके बोलता है ना कि जब मैंने कभी अपनी मम्मी से कहा था कि मम्मी मैं बड़ा होकर मर्सिडीज़ खरीद लूँगा, मेरी मम्मी को पता ही नहीं था मर्सिडीज़ क्या होता है। तब हम किराए के मकान में थे। बट बी लाइक दैट मदर, जो माँ ने सिर्फ इतना ही कह दिया, हाँ ज़रूर बेटा तू जो चाहे वो कर सकता है।
बस हो गया काम। भले आपको मर्सिडीज बोलना भी नहीं आता था। सो ट्रू। बट जो लोग सुन रहे हैं ना उनको एक ख्याल आ रहा होगा, बट सर आप नहीं जानते मेरी लाइफ में, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करी बट बहुत प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। तो क्या महान आत्माएं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते? ये एक बिलीफ होती है, भगवान की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आते या वगैरह वगैरह। काफ़ी वर्षों पहले जब मैं कृष्ण कथा का प्रोग्राम बनाया था तो उसमें मैं 64 चीज़ों का लिस्ट बनाया था कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितनी तकलीफ़ें आई थी। अगर मैं 2-4 चीज़ें आपको गिनवा लूँ तो उनका जन्म इतना बुरा हुआ था, जो एक मज़दूर के बेटे का जन्म होता है उससे भी बुरा, कारागृह जेल में। एक बच्चे को बाहर के तूफ़ान से दूर रखना कितना ज़रूरी है, मौसम से संभाल के रखना, आप उसे कवर करके रखते हर तरीके से, उन्हें तो तुरंत ही बाहर का मौसम, तूफ़ानों का सामना करना पड़ा, बारिश का सामना करना पड़ा। एक बच्चे को माता-पिता के साथ और ख़ास करके माँ के साथ रहना कितना ज़रूरी होता है, तुरंत ही उनको माता-पिता से दूर कर लिया गया था। जब खेलने-कूदने की उम्र थी तो उन बच्चों के साथ खेल रहे थे जो दूर-दूर तक उनके लेवल पर नहीं थे। जब अगेन सपने देखने की उम्र है, बड़े-बड़े राक्षस आके उनको मार रहे हैं। कभी-कभी जब लोग मुझे आके कहते हैं सर मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे नहीं मिला, तो ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है? हँसते हुए मैं मन में सोचता हूँ कि भाई भगवान श्री कृष्ण जिससे प्यार करते थे राधा जी उनको नहीं मिले, भगवान को नहीं मिले, तू क्यों रो रहा है? तो प्रॉब्लम्स तो सभी की ज़िंदगी में है। Any person who is happy today, that does not mean he doesn't have a problem. Any person who is a successful person today, that does not mean he doesn't have a problem. Everyone has problems. But the question is, आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप में नहीं ले रहे हैं। जस्ट अबाउट अ सिचुएशन जिसको आपको टैकल करने की ज़रूरत है। आपको प्रॉब्लम इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो, अगर प्रॉब्लम लेट्स से लेवल 6 पे है और आप अपनी ज़िंदगी लेवल 2 पे जी रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। आप अपने आप को ऊपर उठाओ, लेवल 8 पे आ जाओ, तो प्रॉब्लम 6 जो प्रॉब्लम 6 लेवल पर है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सिर्फ एक सिचुएशन है जिसे आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। बट ये सब कुछ आसान होने लगता है जब आप अपने आप को अनकंफर्ट जोन में लेकर जाओगे। सो व्हेन यू हैव टू डिसीजंस टू मेक, द इजी वन एंड द हार्ड वन, ऑलवेज चूज द हार्ड वन। बचपन से ही अपने बच्चों को तैयार करो टू टेक हार्ड डिसीजंस, टू बी इन अनकंफर्ट जोन। कभी ये मत कहो कि जो मैंने दुख और तकलीफ़ें देखी है वो तकलीफ़ें मैं अपने बच्चों को कभी नहीं आने दूंगा। अरे बेवकूफ़ इंसान, तूने जो तकलीफ़ें देखी है इसी वजह से तू इतना काबिल बना है। अब अगर तू वो तकलीफ़ें उसे नहीं आने देगा तो वो काबिल कैसे बनेगा? इफ़ योर चाइल्ड इज़ गोना बॉर्न इन सिल्वर और गोल्डन स्पून, और अगर आप उसे अनकंफर्ट देंगे ही नहीं तो आप देख लेना वो बड़े होके कितना परेशान करने वाला है आपको। बिकॉज देन ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी सर्व्ड ऑन अ सिल्वर प्लेटर। जो आज हो रहा है बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और फिर आप कहानियाँ सुनाओगे, हम 15 किलोमीटर चल के जाते थे और नदी पार करके पढ़ाई करते थे और स्ट्रीट लाइट के नीचे। अरे भाई, ये कहानियाँ सुना के कुछ नहीं होने वाला, उससे उस माहौल को एक्सपीरियंस करवाओ। यू डोंट नीड टू गिव योर रिचनेस टू योर किड्स। जब आप शादी करके घर पे आए थे तो हमारे घर में तब 10 गाड़ियाँ थी, बट आपको एक भी गाड़ी नहीं दी गई थी। आपका रूल सिंपल था, जो गाड़ी खाली है या अवेलेबल है वो लेके आप जाएंगे, आपकी कोई गाड़ी नहीं है। या फिर उस समय पर भी आपने ऑफिस में जब काम शुरू किया था तो आपने अकाउंटेंट के डिपार्टमेंट में भी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी जाके काम किया, सेल्स में भी काम किया, सोशल मीडिया में काम किया। मैं जो कहता था आप सब जाके कर रहे थे। आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी संभाली थी, बिकॉज यू हैड टू गो थ्रू दैट पेन। वो 1-2 साल आपका लर्निंग प्रोसेस था। सो जैसे मैं बच्चे का एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एक इंसान के ऊपर ही अप्लाई करता है। जस्ट बिकॉज आपकी शादी से नितिशाई होगी, आपको स्टेज मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपने फिट भारत खुद शुरू किया और आपने अपना खुद का फॉलोइंग बिल्ड किया। Absolutely. आपने अगर वो पेन ना लिया होता तो आज आप इतने केपेबल ना होते। अगर सपोज कि मैंने जस्ट बिकॉज एक छोटा सा खुद का एम्पायर बिल्ड किया है, फॉलोइंग बिल्ड किया है, अगर मैंने रेडीमेड आपको वो दे दिया होता तो आप लंबा ना टिक पाते। सो ट्रू, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि वो हुआ। डायरेक्टली अगर मिलता तो एक तो उसकी वैल्यू ना होती, दूसरा वो टिकता ही नहीं, संभावना ही नहीं थी। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। सो पेन इज योर फ्रेंड, डिस्कम्फर्ट इज योर फ्रेंड। पेन से ही गेन होगा। अब चाहे वो जिम देख लो, डाइट देख लो, करियर देख लो, रिलेशनशिप देख लो, बीवी को टाइम देना भी पेन ही है। मेन के लिए तो फ्रीडम T20 चल रहा है तो मेरे को वो मैच देखने का इंडिया का। बट व्हेन यू चूज पेन एट अ कॉन्शियस लेवल तो वो शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म प्लेजर में कन्वर्ट होगा। एब्सोल्युटली। अगर मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी को रखा जाए तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। There is no difference actually.
See, we are spiritual beings. इसका मतलब ये है that everything is energy. Match the frequency of the reality you want. You cannot help but get that reality. मतलब ये हुआ कि बाहर की दुनिया में आपको जो चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर मैच कर लो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा. So the fact is manifestation यही है. आइंस्टाइन ने ये कही हुई सेंटेंस है जो मैं आपके सामने अभी कह रहा था. So दोनों सेम चीज़ें हैं बट लोगों को वो डिफरेंट लगता है. बट जब आप मैनिफेस्टेशन के सही फॉर्मूला को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको आगे सिखाया, इट्स गोना वर्क एंड इट्स द सेम थिंग. Focused thought, positive emotions, Immediate constant action. immediate constant actions is equal to manifestation. Outstanding. I think आप magic of manifestation का पूरा प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी डिटेल में वो सारी चीज़ें आप समझाते हैं. I would love कि वो मैक्सिमम लोग अगर ज्वाइन कर सके. आई गेस नेक्स्ट जो है वो दिल्ली में होने वाला है, फिजिकली और ऑनलाइन दोनों होता है. Yeah. तो उसकी लिंक हम ज़रूर डाल देंगे. एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स, आपको पूछे बिना मैं बोल रही हूँ दैट ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन की लिंक एब्सोल्युटली फ्री में होगी. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं वो सब कुछ वो घर पे मैं बैठे थोड़ा सा बैठे. फ्री की मुझे एलर्जी है क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है. फ्री में आपका पॉडकास्ट लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है. मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी लोगों को फ्री की वैल्यू नहीं होती है. Correct. आई इवन चार्ज अ टोकन अमाउंट. रीज़न बहुत सिंपल होता है दैट मुझे डेडिकेटेड ऑडियंस चाहिए. और वो बंदा जो ये एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि उसको 100 रुपये भी खर्च नहीं करने बट जिंदगी बदलनी है, मैं उससे कहना चाहूँगा कि भाई मंदिर में भी तू 10 रुपये डालता है फिर कुछ मांगता है. सो एनर्जी एक्सचेंज है. आप जब 10 रुपये 100 रुपये कुछ भी डाल रहे हो, आप इन अ वे अपने आप को कह रहे हो आई एम कमिटेड टू इट एंड आई विल अटेंड टिल द एंड. लवली. सो आई थिंक उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं. मुझे इतने सारे सवाल है जो और पूछने हैं बट आई फील कि पार्ट 3 हम ज़रूर करना चाहेंगे. पार्ट 2 है अगर मैं ज़रूर चाहूँगी. मज़ा आ रहा है. आप ज़रूर लिखना कि आप पार्ट 3 चाहेंगे. शायद हम आ जाए वापस से, बट कौन से टॉपिक के ऊपर आप करना चाहेंगे वो भी बताइएगा. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है रैपिड फायर के. आई थिंक बहुत मज़ा आएगा जब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, उसके फास्ट कोई ना कोई जो आपके मन में ख्याल आता है वो आप मुझे बता सकते हैं. रेडी? सो सबसे पहला है एक लिमिटिंग बिलीफ जो अगर कोई इंसान तोड़ दे तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है. एक ऐसे लिमिटिंग बिलीफ जो सबको तोड़ने की ज़रूरत है वो है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही जीना है या मेरा भविष्य ऐसा ही होगा. ओके. अगर आपको आपकी लाइफ को एक कोट में रखना हो तो वो क्या होगा? योगः कर्मसु कौशलम. सो दैट्स एक्सेलेंस इन एवरी एक्शन. वाह. मैनिफेस्टेशन को एक शब्द में आप कैसे रखेंगे? एक शब्द, योर वाइब्रेशन. अगर आप दुनिया में से एक थॉट पैटर्न को डिलीट कर पाते तो वो क्या होगा? मी फर्स्ट. मी फर्स्ट. आहा. सबसे पावरफुल इमोशन कौन सा है अबंडेंस को अपनी लाइफ में लाने के लिए? ग्रेटफुलनेस. आहा. लवली. एक सबकॉन्शियस माइंड का हैक जो सबको ट्राई करना चाहिए? अफर्मेशंस. ओके. कोई पावरफुल एफर्मेशन एक? It could depend on your goals, but I can do it. Okay, I can do it. Awesome. आपका सक्सेस का पर्सनल मंत्रा क्या होगा? मेरे सक्सेस का पर्सनल मंत्रा is that I am co-creating my destiny. And who's the other co-creator? Okay. अगर माइंडसेट एक मसल होता तो बेस्ट डेली एक्सरसाइज क्या होती? Meditation. Okay. And that's true actually. Muscle है भी सही. लॉजिक और फेथ ज्यादा पावर किस में है? Faith. मॉर्निंग रूटीन या इवनिंग रूटीन में कोई ऐसी चीज है जो आप कभी भी स्किप नहीं करते? बहुत सारी. Reading, I mean learning anything new, meditation, gratitude, exercise. Yeah. जो आप नो मैटर व्हाट करेंगे. एक सेंटेंस जो आप अपने आप को बार बार कहते रहते हैं? ये समय भी बीत जाएगा. स्पिरिचुअलिटी को लेकर कोई ऐसी चीज जो बहुत ही अंडररेटेड है? Self awareness. सेल्फ अवेयरनेस. एक ऐसा इमोशन जो आपके वाइब्रेशन को तुरंत ही लो कर देगा? Guilt. और एक ऐसा इमोशन वाइब्रेशन को इंस्टेंटली बढ़ा देगा?
वैसे ग्रेटफुलनेस, बट मैं पहले कह चुका हूँ, सो हैप्पीनेस। एक किताब जो आप ज़रूर रेकमेंड करेंगे सब पढ़ें। फॉर व्हाट? Maybe let's say training their subconscious mind. देयर आर मेनी बुक्स ऑन दैट, बट वन ऑफ द बेसिक जो सभी पढ़ सकते हैं, दैट कुड बी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा है द अदर 90%। Okay. And I'll recommend Change Your Life by स्नेह देसाई। एक डेली थॉट जो इमीडिएटली सबको डिलीट कर देना चाहिए अपने माइंड से। डेली थॉट जो सबको इमीडिएटली डिलीट कर देना चाहिए वो है कि वो क्या सोच रहा है। ओके, और अगर कोई इंस्टॉल करनी हो नई बिलीफ तो वो क्या होगी? अगर कोई नई बिलीफ आप अपने अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, देन स्टार्ट बिलीविंग एंड दिस इज द फैक्ट कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं। सो स्टॉप योर सेल्फ बीटिंग अराउंड, जजिंग योर सेल्फ। ओके, मनी इज डैश। Money is happiness, power, freedom, time, expression, contribution. आहा। सबकॉन्शियस माइंड लव्स डैश। Subconscious mind loves pictures, imagination, visualization. आपके इनर नॉइस को साइलेंट करने के लिए आप कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हैं? वैसे meditation, but then instantly करना है, shift your focus, या फिर just take some deep breaths. डीप ब्रीथिंग इमीडिएटली उसे कंट्रोल करेगा। जो भी लोग टीनेज में हैं उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? सेट बिग गोल्स। अगर कोई 20 to 30 के बीच में है? सेट बिग गोल्स। 30 to 40? आप 70 साल के भी है, सेट बिग गोल्स, बिकॉज इंटरेस्टिंगली जितनी आपकी उम्र बढ़ती है उतने आपके गोल्स छोटे होते जाते हैं। बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप 60 के हैं और आप 60 तक जो नहीं कर पाए हैं, 60 के तजुर्बे, एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ आप वो 6 साल में कर सकते हैं जो 60 तक नहीं हुआ है। क्या बात है। बच्चे होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, बड़े होते हैं तो एक्चुअली गोल्स छोटे होते जाते हैं उम्र के साथ, जबकि वो रिवर्स होना चाहिए। लवली, ब्यूटीफुल। कोई ऐसा मैसेज जो एट द एंड आप सबको कहना चाहेंगे? इफ़ यू गाइज आर बिजी इन योर लाइफ एंड इन योर प्रॉब्लम्स, खुद का डिप्रेशन, खुद का नेगेटिव थिंकिंग, देन दैट इज़ हैपनिंग क्योंकि आपका फोकस कुछ ज़्यादा ही अपनी लाइफ के ऊपर है। अपने फोकस को शिफ्ट करके पहले फैमिली तक लेकर जाओ कि उनके वो कौन से ट्रबल्स और चैलेंजेस है जिसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फिर अपने फोकस को शिफ्ट करके थोड़ा सा अपनी टीम तक लेकर जाओ, सोसाइटी और देश तक लेकर जाओ। जब आप अपने से जितना दूर सोचेंगे और उसके लिए कुछ करना शुरू करेंगे, उतना आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बात है, ब्यूटीफुल, लवली। थैंक यू सो मच। ने ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट को मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे सीखने को मिलता है हर बार जब मैं आपसे मिलती हूँ, वो स्टेज पे हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ऑफ स्टेज हो, हमेशा मैं सीखती रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर एन एंजल फॉर मी एंड यू आर, यू नो दैट मैं बहुत तारीफ़ करती रहती हूँ आपकी, विच आई विल नॉट टुडे, बट यू आर अमेजिंग एंड आई एब्सोल्युटली लव यू फॉर दैट। मज़ा आया आपको? थैंक यू। बस अगली बार मुझे क्वेश्चंस पहले से दे देना। नहीं, आई थिंक आप जो आपकी जो स्पॉन्टेनिटी है और जिस तरह से आप हर सब्जेक्ट के ऊपर आप बात कर सकते हो, बीट रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, बिजनेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, भगवद गीता, रिलीजन, आई थिंक 50 से ज़्यादा टॉपिक के ऊपर आप बात कर चुके हो। तो मुझे लगता है कि हम नंबर ऑफ पार्ट्स पॉडकास्ट के करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू। ज़रूर मैं चाहूँगी कि मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि क्या सबसे बेस्ट लर्निंग आपको लगा। आई एम वेरी श्योर कि आपने इतने सारे अलग अलग एरिया में अपने लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए, अपनी बिलीफ को, लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने के लिए, या वो हो सकता है कि आप कहीं पहुंचना चाहते थे बट कोई रुकावट आ रही थी, उसके ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। I'd love to know आपको ये पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा, नेक्स्ट क्या आप जानना चाहेंगे, और अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं स्नेह देसाई से तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा पार्ट 3 स्नेह देसाई एंड वी विल ब्रिंग दैट। क्या आप जानना चाहेंगे उनसे, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई फील एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फॉर द लव दैट यू शावर। इस पॉडकास्ट को आई होप आपने मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट शनिवार होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स में। नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।
अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे, जिससे वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ बड़ा सोचना शुरू करें।